O33 हिंदी अध्याय 161 दायरे से बाहर। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। कांटे पुछ। जब मैंने कमजोरी से पीछे देखा तो मेरे पीछे वाले राक्षस का सिर कटा हुआ था। धन्यवाद, मैंने कहा। इससे पहले मैं राक्षस पर फायर स्ट्राइक का प्रयोग कर रहा था जबकि दूसरा राक्षस मेरे पीछे आ रहा था। मेरी योजना थी कि जैसे ही मैं हमला करूंगा मैं तुरंत बच निकलूंगा, लेकिन अब जब जिल ने उसे मार दिया है तो मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं है। मैंने 1 मिनट तक आराम किया ताकि औषधि पच जाए और फिर से राक्षसों पर हमला शुरू कर दिया। हमले के बीच मेरी नजर रिया पर पड़ी जिसके शरीर पर हल्का लाल धुआं छाया हुआ था। उसकी गति इतनी तेज है कि मैं उसे अपनी आंखों से बड़ी मुश्किल से पकड़ पा रहा हूं। ये गति प्रकार का नाइट ग्रेड कौशल है जिसका वह उपयोग कर रही है। इसकी मदद से उसकी गति तेज हो गई और गति की नकल करने के कारण उसका हमला अधिक घातक हो गया। कभी कभी जब मैं उसे उस कौशल का उपयोग करते हुए देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि मैंने वह कौशल क्यों नहीं चुना, लेकिन तुरंत कारण बताते हुए कहता हूं कि फायर स्ट्राइक क्षमता मेरे लिए सर्वोत्तम है। हम दोनों ने अपनी जरूरत के अनुसार सही कौशल का चयन किया। उसे गति की आवश्यकता थी जबकि मुझे घातक आक्रमण शक्ति की आवश्यकता थी, और जैसे जैसे मेरा स्तर ऊपर होता जाएगा और मैं अधिक अग्निकण उत्पन्न करने में सक्षम हो जाऊंगा तब मेरा कौशल वास्तव में खतरनाक हो जाएगा। लड़ते हुए मुझे जल्द ही सही जगह मिल गई। यह विशाल लाल आग का 50 मीटर का शरीर है। मैं आसानी से इसके पास छिप सकता हूं और इससे अभी भी निकल रही हल्की तरंगें आसानी से मेरे हमले के उतार चढ़ाव को रोक सकती हैं और मुझे छिपने में मदद कर सकती हैं। अगर कल मौका मिला तो मैं ये तरकीब अपनाऊंगा। मुझे लड़ते हुए लगभग 2 घंटे हो गए हैं। 45 मिनट में अपनी लड़ाई समाप्त करने के बाद मैंने इन राक्षसों को मारने में अन्य लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। विशेषज्ञ ग्रेड रिवॉल्वर्स के लिए नाइट कौशल के बिना इन राक्षसों को मारना बहुत कठिन है। अभी भी कई राक्षस जीवित हैं और जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई समाप्त कर ली है वे राक्षसों को मारने में मदद कर रहे हैं। लड़ते समय मुझे हमला करने और उसके बाद आराम करने के लिए एकदम सही जगह मिल गई। ये गिगागेंटिफाइड स्कारलेट के शरीर के पास है। जैसे जैसे समय बीतता गया अधिक से अधिक लोग अपनी लड़ाई समाप्त कर मदद करने लगे। सभी राक्षसों के निरंतर प्रयास से हर सेकंड मारे जा रहे थे और उनकी संख्या इस हद तक कम हो गई थी कि लड़ाई लगभग समाप्त हो गई थी। ये भी मैंने जिल से कहा क्योंकि वह राक्षस कोर को हटाने में मेरी मदद कर रही थी। ये कटाई का समय है। जब जिल ने अपने द्वारा मारे गए राक्षसों के कोर निकाल लिए थे मैंने उससे मदद करने के लिए कहा। दोनों प्रजातियों की रक्षा क्षमता बहुत अधिक है और तीसरी ज्वार की शक्ति बमुश्किल कोई खरोंच ही डाल पाती है। यहां तक कि चौथी ज्वार की शक्ति भी इनकी त्वचा में केवल आधा इंच ही प्रवेश कर पाती है। जिल से मदद मांगना सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि उसने अपने मारे गए राक्षसों की कटाई पूरी कर ली है। जिल, मुझे आपसे कुछ औषधि चाहिए। मैंने अपनी सारी औषधियां लगभग खत्म कर ली हैं। मैं वास्तव में मैना और उपचार औषधि की 200 से अधिक बोतलें एक साथ खर्च करता हूं। क्या आप इसे अभी चाहते हैं या बाद में? उसने अपना हाथ राक्षस हृदय की ओर बढ़ाते हुए पूछा। उसके हाथ को थोड़ी रुकावट महसूस हुई, लेकिन वह तुरंत हृदय से होकर निकल गया और उसने अपने हाथ गंदे किए बिना अंदर से कोर को निकाल लिया। यह उनका एक और शारीरिक प्रकार का नाइट ग्रेड कौशल है जो उनके हाथ को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है। उनका ये कौशल काफी विशेष है। यह अब ऊर्जा के उतार चढ़ाव को दर्शाता है, कोई स्पष्ट दृश्य घटना नहीं है। अवेब एट ओवल सीएम। उसका एकमात्र लक्षण जो देखा जा सकता है वह यह है कि उसके हाथ थोड़े सफेद हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि इसमें बहुत मामूली बदलाव होता है। बाद में दे देना, मैंने कहा, क्योंकि मेरे पास आज के लिए पर्याप्त है, लेकिन कल के लिए उन्हें दे पाना बहुत मुश्किल होगा। न केवल मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, बल्कि मेरे पास कोई सच्चा दिल भी नहीं बचा है। मेरे पास केवल 29 छोटे छोटे ट्रीट हॉट के टुकड़े बचे हैं, जिनमें से 4 से 5 दिन के अंत तक खत्म हो जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि 20-25 ट्रीट हॉट के टुकड़े कल रात के लिए पर्याप्त होंगे। ट्रीट हॉट एक ऐसी चीज है जिसके कारण इसके कारण होने वाली मौतों की संख्या कम रही। इसके कारण सैकड़ों और लोग मारे गए होते। न केवल हमारे शिविर को राक्षसों का सामना करना पड़ा था, बल्कि दूसरे शिविर को भी इसका सामना करना पड़ा था। यह क्षेत्र ट्रैंप्स और डैफोडिल मधुमक्खियों के साथ काफी कीमती है। कीमती जड़ी बूटी पर विचार नहीं करते हैं। इसे वेस्टब्लेड में संगठनों के लिए सोने की खान माना जा सकता है, लेकिन एकमात्र समस्या केंद्रीय महाद्वीप से है। जब मैंने विलियम और जिल से पूछा कि क्या वे मध्य महाद्वीप के बारे में कुछ जानते हैं, तो वे दोनों अजीब तरह से चुप थे।
उन्हें कुछ तो पता होगा लेकिन वे मुझे इसके बारे में नहीं बता सकते। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया लेकिन मैं जानता हूं कि महाद्वीप इसकी तुलना नहीं कर सकता। मैं इसे उनके पावर हाउस से बता सकता था जो निजी ग्रेड पर कॉर्पोरल ग्रेड राक्षसों को आसानी से मार सकते थे, और इतना ही नहीं, वे सभी निजी ग्रेड पर नाइट ग्रेड कौशल डालने में सक्षम थे। ऐसा करना बहुत ही कठिन है और मुझे नहीं लगता था कि गणतंत्र में संगठन किसी ऐसे व्यक्ति को प्रशिक्षित कर सकते हैं जो बिना किसी परेशानी के निजी स्तर पर कॉर्पोरल स्तर के राक्षस को मार सके। यहां तक कि रक्त पर आधारित संगठन में भी सुपर अभिजात वर्ग का जन्म साधारण कठिन प्रशिक्षण और कुछ गुप्त विधि के बाद कॉर्पोरल स्तर पर होता है। और विलियम ने जो कहा था उसके अनुसार प्रत्येक शीर्ष संगठन में 10 से कम सुपर एलीट थे और वे विभिन्न स्तर के थे। मुझे नहीं पता कि विलियम ने सुपर एलीट की सही संख्या बताई है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शीर्ष संगठनों में 20 से अधिक सुपर एलीट होंगे। राक्षस कोर एकत्र करने के बाद हमने फिर से तेज गति से चलना शुरू कर दिया। 1.5 घंटे की शांतिपूर्ण यात्रा के बाद हमारा सामना एक और भीड़ से हुआ। हमने एक भीड़ के साथ युद्ध किया और हम पर हमला करने वाले प्रत्येक राक्षस को मार डाला। जब तक हमने राक्षस कोर एकत्र करना समाप्त किया तब तक अंधेरा होने लगा था, लेकिन हमने शिविर स्थापित नहीं किया। हमने अपनी यात्रा 40-50 मिनट तक जारी रखी जब तक कि पूरी तरह से अंधेरा नहीं हो गया, लेकिन हम अपने गंतव्य तक पहुंच गए थे क्योंकि मैं अपने सामने नीले बल्क क्षेत्र के 4 गुंबद देख सकता था। नवीनतम अद्यतन उपन्यास फ्री वेब नोवेल पर प्रकाशित किए जाते हैं। जैसे ही हम नीले गुंबदों के पास पहुंचे, मैंने पाया कि उनके पास 8 शिविर लगाने के लिए आवश्यक क्षेत्र से कहीं अधिक स्पष्ट जगह थी। ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़ी लड़ाई के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की थी। मैंने मन ही मन मजाक किया। जैसे ही हम कैंप के पास पहुंचे, नीले बल्क क्षेत्र पर छोटा सा छेद बन गया और 5 शिविरों में से 4 लोग बाहर आ गए। जब वे आपस में कुछ बातें करने लगे तो विलियम और शिविर के अन्य लोग उनसे मिलने गए। जब वे बातचीत कर रहे थे तो राक्षसों के कई छोटे समूहों ने हम पर हमला कर दिया, लेकिन इसे कॉर्पोरल स्तर के अभिजात वर्ग द्वारा नियंत्रित किया गया। 15 मिनट की बातचीत के बाद चारों सुपर एलीट अपने शिविर में वापस चले गए और उसके तुरंत बाद चारों बल्क क्षेत्र बंद हो गए। शिविरों में मौजूद लोग भी हमारी तरह ही आश्चर्यचकित हैं। वे क्या कर रहे हैं? मैंने जिल से पूछा क्योंकि उसे संभवतः अंदाजा होगा कि वे क्या कर रहे हैं। कुछ ही घंटों में तुम्हें सब दिख जाएगा, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। दूसरे शिविर के 4 सुपर अभिजात वर्ग अन्य लोगों के साथ कलाकृतियों के डंडे पकड़े हुए हैं। हमारे शिविर के सुपर अभिजात वर्ग ने भी भंडारण से कलाकृतियों के डंडे निकाले और उन्हें पूरे समाशोधन की सीमा के चारों ओर रखना शुरू कर दिया। जब मैंने समाशोधन स्थल के चारों ओर रखे गए कर्मचारियों की संख्या गिनी तो मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उन्होंने 240 कर्मचारी रखे हैं। सभी लोग कर्मचारियों की सीमा के अंदर प्रवेश करें। एक तेज आवाज गूंजी। हम बिना सिर वाले मुर्गे की तरह उसके पीछे चले गए। इसके बाद जो हुआ वह मेरे जीवन में अब तक देखा गया सबसे अद्भुत और यादगार दृश्य था। कलाकृतियों के सभी 240 डंडों को जमीन में गाड़ दिया गया और अचानक वे सभी चमकदार नीली रोशनी से जगमगा उठे। उनसे निकलने वाली नीली रोशनी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ी और जल्द ही सभी 240 रोशनी की पंक्तियों से प्रकाश आकाश में फैल गया और एक नीला गुंबद बनाने लगा। हॉन्फ! ये देखकर मेरी सांस रुक गई। विशाल गुंबद ने पूरे मैदान को घेर लिया था। मैंने सोचा कि अगर लड़ाई हुई तो हम 15,000 से भी ज्यादा लोगों से आसानी से लड़ सकते हैं और यही बात मेरे दिमाग में कौंधती है। मैंने सोचा कि यह मजाक है, लेकिन हो सकता है कि यह सच हो। शायद इसी कारण से यह विशाल गुंबद बनाया गया है। क्या यहीं पर हम कल लड़ने जा रहे हैं? मैंने जिल से अपना संदेह दूर करने के लिए पूछा। संभवतः, उसने उत्तर दिया। मैं ये सुनकर थोड़ा उलझन में हूं। हमें बाहर निकलने के लिए लड़ते हुए आगे बढ़ना था, न कि अपनी स्थिति में बने रहकर हमारे शिविर के चारों ओर मौजूद राक्षसों पर हमला करना था। मुझे कुछ भी नहीं पता, जिल ने कहा जब मैंने प्रश्नवाचक भाव से उसकी ओर देखा। ऐसा लगता है कि विलियम के वापस आने के बाद ही हमें पता चलेगा, लेकिन अब वह एक ऐसा केंद्र है जहां सभी सुपर अभिजात वर्ग एकत्र हुए थे और कुछ चर्चा कर रहे थे। ये देखते हुए कि उन्हें बैठक से आने में कुछ समय लगेगा, हमने अपना तंबू एक दूसरे के बगल में लगा लिया। अभी शिविरों के बीच कोई अंतर नहीं है, ये सिंध जंगल की सीमा पर स्थित मूल शिविर जैसा है। मैं अभी अपने तंबू में आराम कर रहा था जब मैक्स की ऊंची आवाज सुनी। ध्यान दें, सभी लोग शिविर के केंद्र में व्यवस्थित हों। मैं दोहराता हूं, सभी लोग। मैक्स की आवाज मिनटों तक गूंजती रही।
जब मैंने जिल के तंबू पर दस्तक दी तो मैं उठकर एशलिन के साथ अपने तंबू से बाहर चला गया और उसके साथ मैं शिविर के केंद्र की ओर चला, जहां मैक्स विशाल पेड़ के तने पर खड़ा था, सभी का इंतजार कर रहा था। कुछ ही मिनटों में 4000 लोग उस विशाल वृक्ष के चारों ओर एकत्रित हो गए जिस पर मैक्स खड़ा था। उन्होंने सस्पेंस के लिए ब्रेक लेते हुए कहा, जैसा कि आप जानते हैं, हम दायरे से बाहर निकलने से केवल कुछ मील की दूरी पर हैं। उन्होंने कहा, आप यह नहीं जानते कि जंगल में हमारी बड़ी जीत को देखकर उन्होंने एक बड़ी भीड़ बना ली थी। अधिकांश लोग इससे आश्चर्यचकित नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि जब राक्षसों को अपने क्षेत्र में कोई बड़ी हलचल नजर आएगी, तो वे उससे बचाव के लिए एक गिरोह बना लेंगे। लोगों को ये जानने में अधिक रुचि है कि उन्हें कितने राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। सभी लोग मैक्स की ओर उत्सुकता से देख रहे थे, सांस रोके हुए, राक्षसों की सही संख्या जानना चाहते थे। सुबह तक 25,000 राक्षस शिविर को घेर लेंगे और वे सभी बी ग्रेड के होंगे और उनमें थोड़ी संख्या में भी उच्च श्रेणी के राक्षस भी होंगे। उन्होंने कहा। ये सुनकर सभी की सांसें रुक गईं। जब से हमने केंद्र क्षेत्र में प्रवेश किया है, पिछले 2 दिनों में हमें लगभग 6,000 राक्षसों का सामना करना पड़ा है। 2,000 लोग बनाम 6,000 राक्षस, और हमने इसके खिलाफ काफी डटकर मुकाबला किया, लेकिन अब वह हमें बता रहे हैं कि सुबह 25,000 राक्षस हमारा स्वागत करेंगे। अचानक से पूरा माहौल अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि हर कोई आपस में इस बहुत बुरी खबर पर चर्चा कर रहा था। न केवल हमें बी ग्रेड के 25,000 राक्षसों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि मैक्स ने यह भी कहा कि बी उच्च ग्रेड राक्षसों की एक छोटी राशि होगी। मुझे पता है कि इससे हमें कितना भय हो सकता है। ताकत बी और बी उच्च श्रेणी के राक्षसों के बीच सापेक्ष अंतर है, और बस इतना ही नहीं, बहुत से लोगों के पास दवाई खत्म हो गई या बहुत कम बची। जब सभी लोग अपनी चिंताएं पूरी तरह से चिल्लाने लगे तो वहां बहुत शोर मच गया। बिल्कुल, आपकी सभी चिंताओं का उत्तर दिया जाएगा, मैक्स चिल्लाया, और अचानक सभी शांत हो गए। मैं आपके साथ 2 अच्छी खबरें साझा करूंगा जो आपकी सभी चिंताओं को मिटा देंगी। सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि इस गिरोह को हराने के बाद हमें बाहर निकलने में ज्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, मैक्स ने कहा। यह सुनकर बहुत से लोग शांत हो गए, लेकिन अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि हम पहले राक्षसों को कैसे हराएंगे। उन्होंने कहा, मुझे छोड़कर सभी सुपर एलीट लोग राक्षसों से लड़ने के लिए आवश्यक चीजें लाने के लिए पहले ही बाहर निकलने का रास्ता छोड़ चुके थे। पहले तो लोगों को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि लगभग सभी सुपर एलीट लोग चले गए हैं, लेकिन बाद में उन्हें ये जानकर राहत मिली कि वे महत्वपूर्ण चीजें लाने गए थे। वे कुछ सुदृढ़ीकरण भी लाएंगे, और न केवल वे औषधियां लाएंगे, बल्कि वे कौशल भी लाएंगे। इस क्षेत्र में आपको जो भाग्य मिला है, मुझे लगता है कि अब हर कोई कौशल खरीदने में सक्षम है। हम परसों भोर में अपना हमला शुरू करेंगे। कल आपके लिए आराम करने और कौशल सीखने का दिन होगा। उन्होंने ये कहा और स्टेडियम से बाहर कूद गए, जिससे लोग केवल एक शब्द कौशल बुदबुदाते रह गए। कौशल, ये शब्द हर किसी के दिमाग में गूंजता रहा। मैक्स के जाने के बाद भी वे अपने आप से बाहर नहीं आए। जब मैक्स ने कहा कि हम कल नहीं बल्कि परसों लड़ेंगे, तब भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कल, जब वे अपने होश में आए और उन्होंने इस पर गहराई से सोचा, तब भी उन्हें एक दिन देरी से शुरू हुए अभियान और उसके साथ आने वाले और अधिक राक्षसों की परवाह नहीं थी। वे सभी अभी भी उस कौशल के सपने देखने में व्यस्त थे। केवल 1/3 लोगों के पास ही कौशल है, जबकि अन्य अधिकांशतः बिना कौशल के हैं। इसके 2 कारण हैं कि कॉर्पोरल स्तर से नीचे के अधिकांश लोगों के पास ये कौशल नहीं है। पहला कारण यह है कि यह कौशल बहुत महंगा है। यहाँ तक कि औसत दर्जे के ग्रेड 1 कौशल की कीमत भी 2 मिलियन है, जबकि अच्छे कौशल और भी महंगे हैं। दूसरा कारण यह है कि ऐसे बहुत से स्थान नहीं हैं जहां कौशल बेचे जाते हैं। गणतंत्र में 2 स्थान हैं जो सामान्य साहसी लोगों को कौशल बेचते हैं। एक है एडवेंचरर्स पैराडाइज और दूसरा है गवर्नमेंट। एडवेंचर्स पैराडाइज में एक अजीब नियम था कि केवल कॉर्पोरल स्तर के लोग ही उनसे कौशल खरीद सकते थे, और सरकार एडवेंचरर्स पैराडाइज की कीमत से अतिरिक्त आधा मिलियन वसूलती थी। यही कारण है कि अधिकांश लोगों के पास कौशल नहीं था। लोगों के उत्साहित होने का एक और कारण यह है कि यहाँ लगभग सभी लोग अभी कौशल खरीदने में सक्षम हैं, चाहे वह किसी भी स्तर का हो। यहाँ तक कि निजी ग्रेड के लोगों ने भी निश्चित रूप से पर्याप्त राक्षस कोर एकत्र कर लिया था जिससे वे एक कौशल खरीद सके। अन्य लोगों की तो बात ही छोड़िए। मैं भी बहुत उत्साहित हूँ। मेरे अनुमान के अनुसार मैंने पहले ही 4 मिलियन क्रेडिट के बराबर मॉन्स्टर कोर एकत्र कर लिए हैं। इस क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद खरीदारी का कौशल मेरे उद्देश्यों में से एक है।
मैंने इस क्षेत्र में बहुत धन कमाया है और इस धन से मैं कम से कम 6 महीने के लिए अपने लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण का खर्च उठा सकता हूं, जिसमें नए उपकरण खरीदना भी शामिल है। मैं जिल के साथ उत्साहित होकर अपने टेंट की ओर वापस चला जाता हूं। वह बहुत दुखी है कि उसका भाई सिर्फ इतना कहने के बाद घर के लिए चला गया। मैंने उसे यह कहकर सांत्वना दी कि वह भोर तक वापस आ जाएगा और इस जंगल में कोई राक्षस नहीं है जो उसके भाई के लिए खतरा हो। ये सुनकर कि उसका मूड थोड़ा अच्छा हो गया है, हम डिनर तैयार होने तक पूरे कैंप 4 में घूमते रहे। रात का खाना हमारे शिविर में प्रतिदिन खाने वाले भोजन की तुलना में काफी स्वादिष्ट था। एशलिन को यह इतना पसंद आया कि उसने इसे तब तक खाया जब तक वह उड़ नहीं सकी। एशलिन, तुमने जो खाना खाया है उसे कहाँ रखती हो? जिल ने एशलिन से पूछा जबकि मैं उसे अपनी हथेलियों में पकड़े हुए था। च्यू, एशलिन ने आलस से झुंझलाहट में चहकते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, यहां तक कि उसके किसी भी सवाल को सुनने की जहमत भी नहीं उठाए। जिल ने कई बार एशलिन को छूने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन बित्सी ने नहीं। उसने पूरे 10 मिनट तक कोशिश की, लेकिन तब भी एशलिन ने अपनी आंखें नहीं खोली। ये देखकर बित्सी दुखी हो गई। जिल को बित्सी को मिठाई देकर सांत्वना देनी पड़ी। अपने अपने तंबू के अंदर जाने से पहले हमने थोड़ी देर और बातचीत की। मैंने जल्दी सोने की कोशिश की, लेकिन कल के लिए महसूस हो रही उत्सुकता के कारण मैं सो नहीं सका। freewebnovel.com, जो सुपर अभिजात वर्ग पश्चिमी रक्त की ओर गया था, वह भोर तक वापस लौट आया और अपने साथ कौशल और अन्य चीजें लेकर आया। चबा चबा, एशलिन की तेज चहचहाहट और मेरे चेहरे पर तीखी चोट से मेरी नींद खुल गई। जब मैंने समय देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि सुबह हो चुकी थी। इस स्थिति में मैं आमतौर पर भोर में उठ जाता हूं, लेकिन आज मैंने सुरक्षा के कारण अवचेतन रूप से नींद छोड़ दी और मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत तनाव में था। मैंने सचेत रूप से नींद छोड़ दी और तब तक सोता रहा जब तक मेरे शरीर को तत्काल आराम नहीं मिल गया। गुड मॉर्निंग एशलिन, मैंने कहा, लेकिन उसने मेरे अभिवादन का कोई जवाब नहीं दिया और मेरी ओर झुंझलाहट से देखने लगी। चबा 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 चबा, वह गुस्से से मुझ पर चिल्लाती है और मुझसे तंबू का पर्दा खोलने को कहती है ताकि वह बाहर जा सके। वह घंटों पहले ही जाग गई होगी, लेकिन उसने मेरी नींद उड़ा दी और मुझे नहीं जगाया। मैं अपने बैग में पड़े फलों के बीजों और अन्य हिस्सों को देख सकता हूं। मैं देख सकता हूं कि उसने सुबह में क्या खाया था। जब से हमने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है या जब से वह विशेषज्ञ स्तर तक विकसित हुई है, उसकी भूख पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। वह रात में भोजन के लिए मुझे परेशान करने लगी थी, इसलिए मैं हमेशा सोने से पहले अपना बैग खोल कर रखता था ताकि अगर उसे भूख लगे तो वह खुद खा सके। लेकिन इस बार वह इसलिए परेशान नहीं थी क्योंकि वह भूखी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह पास में ऊब महसूस कर रही थी और बाहर जाना चाहती थी। ठीक है, मैं इसे खोल देता हूँ, मैंने अपने हाथ आगे करके कहा और तंबू का फ्लैप थोड़ा सा खोल दिया ताकि वह बाहर जा सके। उसका गोल मटोल शरीर बिना एक नजर डाले ही तंबू से उड़ गया। तरोताजा होने के बाद मैं अपने तंबू से बाहर निकला और मेरा स्वागत प्रसन्नतापूर्ण माहौल में हुआ। हमें उन राक्षसों की परवाह नहीं थी जो हमारे शिविर पर हमला कर रहे थे। जब मैंने राक्षसों की संख्या देखी तो मेरा दिल धड़क उठा। कमबख्त नरक, राक्षसों की संख्या देखकर मैंने मन ही मन चिल्लाया। मैक्स सही था, वहां 20,000 से ज्यादा राक्षस हैं। इतना ही नहीं, विशालकाय राक्षसों की संख्या 32 तक पहुंच गई थी। जब उन्होंने नीले गुंबद पर हमला किया तो गुंबद में विशाल लहरें फैल गईं। मुझे इतना डर लगा कि अगर मैं बच्चा होता तो ये दृश्य देखकर निश्चित रूप से डर जाता। वर्तमान में 7 राक्षस संदिग्ध हैं, जिनमें से 4 से हम पहले लड़ चुके हैं, जबकि 3 पूरी तरह से अज्ञात हैं। मैं राक्षसों की एक प्रजाति को देखकर बहुत सुखद आश्चर्यचकित हूं, हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इससे दोबारा सामना करूंगा। ये ट्रेंस है, वे उन 7 विशाल राक्षसों में से एक हैं जो बड़े गुंबद पर हमला कर रहे हैं और वे काफी बड़ी संख्या में हैं। ये ट्रेंस उन ट्रेंस से काफी अलग दिखते हैं जिनका हम कुछ दिनों में सामना करते हैं। इनके हरे रंग में थोड़ा बैंगनी रंग मिला होता है। सभी विशालकाय मिनिस्टरों में से विशालकाय ट्रेंस को देखना सबसे दिलचस्प है। वे अपनी 10 शाखाओं के साथ गुंबद पर हमला कर रहे हैं। चाहे जो भी उनके रास्ते में आए, ये शाखाएं उसे भेद देती हैं, लेकिन फिर भी वे एक लहर पैदा करने के अलावा कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। राक्षस की तरह अपनी दृष्टि हटाते हुए मैं गुंबद के केंद्र की ओर देखता हूं और उत्साह से उस ओर चलता हूं, क्योंकि शिविर के लगभग सभी लोग वहां भीड़ लगाए हुए हैं। यह मूल शिविर में एक छोटे से बाजार जैसा लगता है, बिल्कुल सिंध जंगल की सीमा में मूल शिविर जैसा।
यहाँ लोगों द्वारा खोली गई सैकड़ों दुकानें हैं जहाँ वे जंगल में पाई गई कई अजीब चीजें बेचते हैं। वहाँ कई चीजें देखकर मैं भी आश्चर्यचकित रह गया। आज शिविर में दोपहर और रात का खाना नहीं मिलता, सभी को खुद ही खाना खरीदना पड़ता है, लेकिन किसी ने भी इसकी शिकायत नहीं की क्योंकि वहाँ बहुत सारे अस्थायी रेस्तरां हैं। मैं कई लोगों को चीजें खरीदते और बेचते देखता हूँ, मैं भी ऐसा करता, लेकिन मुझे अयस्कों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और कई अजीब जड़ी बूटियों और फलों के लिए मुझे एशलिन को बुलाना पड़ता है जो खुशी से आसमान में उड़ रही है। मुझे नहीं लगता कि वे जो बेच रहे हैं उसमें कुछ भी कीमती है, अन्यथा एशलिन उसे सूंघकर मेरे पास आती और गुंबद में खुशी से उड़ती नहीं बल्कि चहचहाती हुई आती। 2 या 3 लोगों ने ऐसी दुकानें देखी, लेकिन अधिकांश लोगों का ध्यान 11 स्थानों पर ही केंद्रित था। प्रत्येक दुकान के सामने सैकड़ों लोग कतार में खड़े देखे जा सकते थे। ये 11 स्थान सभी को इतना उत्साहित कर रहे थे कि जो लोग कतार में नहीं थे वे भी अब इस ओर देख रहे थे। एकमात्र चीज जो लोगों को इतना पागल बना सकती है वह है कौशल। इन 11 स्थानों की दुकानें कौशल बेच रही होंगी। मैंने दुकानों से कौशल खरीदने आए कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सही कह रहा हूं, ये दुकानें औषधि और कौशल बेच रही हैं। उन्होंने कहा कि केवल 14 कौशल हैं और हर दुकान एक ही कौशल बेच रही है। मुझे ये सुनकर निराशा हुई कि हर दुकान एक ही तरह के कौशल बेच रही है, लेकिन ये देखकर खुशी हुई कि वे 14 कौशल बेच रहे हैं। मुझे सबसे अधिक खुशी और आश्चर्य इस बात से हुआ कि वे एडवेंचरर्स पैराडाइज के समान ही कीमत वसूल रहे हैं और सरकार जितना अधिक शुल्क नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि सरकारी सुपर अभिजात वर्ग द्वारा संचालित दुकान ने भी कीमतें कम कर दी थीं और बाकी के समान ही कीमतें बेच रही थीं। मुझे ये काफी उलझन भरा लगा, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचने का फैसला किया। सस्ते में कौशल प्राप्त करना मेरे लिए पहले से ही पर्याप्त है और मैं देखूंगा कि क्या मैं अपने पास मौजूद राक्षस कोर के साथ 2 कौशल खरीद सकता हूँ। चलते समय मुझे एक और अच्छी खबर सुनने को मिली। स्किन्ड 1 से हमें जो राक्षस कोर मिला है उसकी कीमत बहुत अधिक है। ये समान स्तर के कॉर्पोरल स्तर के राक्षस के कोर के बराबर है। कुछ तो उनमें निहित ऊर्जा के आधार पर उच्च कीमत पर भी बिकते हैं। मुझे उच्च कीमत की उम्मीद थी, लेकिन बाहरी राक्षस के एक चरण उच्चतर के मूल के बराबर कीमत की उम्मीद नहीं थी। इसका अर्थ है कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञ चरण राक्षस के कोर की कीमत बाहर के कॉर्पोरल चरण राक्षस के कोर की कीमत के बराबर है और यदि राक्षस उच्च श्रेणी का है तो कीमत अधिक हो सकती है। मैं कुछ देर तक बाजार में घूमता रहा, फिर मुझे भूख लगी और मैंने आकाश से एशलिन को बुलाया। चबाओ चबाओ, एशलिन ने प्रसन्नतापूर्वक चहकते हुए मेरे कंधे पर बैठते हुए कहा और हम अस्थायी रेस्तरां की ओर चल पड़े। चबाओ चबाओ, एशलिन ने ना कहते हुए अपने पंख हिलाए और दूसरी दिशा की ओर इशारा किया। मैं उसे इस तरह से व्यवहार करते देख काफी हैरान था। आमतौर पर हम लोग वहीं खाना खाते थे जहां मैं खाना चुनता था, लेकिन अब मैं रेस्तरां की ओर जा रहा था। उसने असहमति जताई और अपने पंख हिलाकर दूसरे अस्थायी रेस्तरां की ओर इशारा किया जो काफी दूर था। जब वह अपने पंख हिलाती थी तो वह बहुत प्यारी लगती थी। कोई भी बस उसके गोल मटोल शरीर को उठाकर उसके चेहरे पर मालिश करना चाहता था, लेकिन मैंने खुद पर नियंत्रण रखा और ऐसा नहीं किया। अगर मैंने ऐसा किया तो वह निश्चित रूप से उसे पकड़ लेगी। मैं उस अस्थायी रेस्तरां की ओर चलता हूं जहां वह अपने पंख हिला रही है। ये सचमुच बहुत बढ़िया है, मैंने एक निवाला खाने के बाद कहा। यह उसी स्तर का है जैसा हमने वेस्ट ब्लड में खाया था। शेफ भले ही नौसिखिया हो, लेकिन मॉन्स्टर मीट उसकी भरपाई से कहीं अधिक है। एशलिन ने जल्दी से अपनी प्लेट खा ली और मुझसे दूसरी प्लेट मांगी। ये देखकर कि उसका पेट अभी भरा नहीं है, मैंने दूसरी प्लेट मांगी। पेट भरा हुआ महसूस करते हुए मैं एशलिन को अपनी हथेली में लेकर रेस्तरां से बाहर निकला। मैं 40-50 मिनट तक बाजार में घूमता रहा, इस उम्मीद में कि कहीं कोई चमत्कारी फल या रहस्यमयी औषधि मिल जाए, लेकिन ऐसा कोई भाग्य नहीं था। एशलिन ने कभी किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दी। दुकानों के आसपास भीड़ कम देखकर मैं भी उस दुकान के सामने खड़ा हो गया जहां लाइन सबसे छोटी थी। वहां 50 से अधिक लोग लाइन में खड़े थे और मेरे आगे पीछे खड़े लोगों से बात करके मुझे स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि वे क्या बेच रहे हैं। माइकल, मैंने एक जानी पहचानी आवाज सुनी जो मेरा नाम पुकार रही थी। ये जिल है। और जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने जिल और उसके भाई को मेरी ओर आते देखा। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान है और वह अपने भाई से बहुत स्नेह करती है। कल जब विलियम कुछ बोलकर चला गया तो उसका मूड बहुत खराब था, लेकिन अब उसका मूड बिल्कुल विपरीत है। जिल के बारे में मेरी समझ से विलियम ने उसे कुछ ऐसा दिया होगा जो वह बहुत चाहती है, अन्यथा वह उसके भाई के प्रति इतना स्नेही नहीं होता। क्या आप कौशल खरीद रहे हैं?
उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, इसीलिए मैं आधे घंटे से लाइन में खड़ा हूँ। क्या आप लाइन से बाहर आ सकते हैं? विलियम ने अचानक पूछा। मैंने झिझकते हुए उसकी ओर देखा। 20 मिनट से मैं लाइन में खड़ा हूं और अगर मैं बाहर निकलता हूं तो मुझे फिर से अंत से लाइन में लगना पड़ता है और ये 20 मिनट व्यर्थ जाते हैं। चिंता मत करो, तुम्हें फिर से लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, विलियम ने कहा जब उसने सुना कि मैं लाइन से बाहर हो गया हूं। माया ने कहा कि आपने उसे जो रहस्यमय औषधि दी है उसके पक्ष में आप उन 14 कौशलों में से कोई भी कौशल चुन सकते हैं। विलियम ने चलते समय कहा। मैं ये सुनकर चौंक गया कि मैं खुश हो गया। पहले तो मैंने मन ही मन अपना सिर हिलाया। लोगों से बात करने पर मुझे पता चला कि सबसे सस्ते कौशल की कीमत 2 मिलियन है, जबकि सबसे महंगे कौशल की कीमत 6 मिलियन है। उत्परिवर्तित ट्रीट हृदय के एक टुकड़े की कीमत लगभग 2 मिलियन होगी और जिस कौशल को मैं खरीदने की सोच रहा हूं उसकी कीमत 3.6 मिलियन है। अंतर बहुत ज्यादा है। अगर 100-200 हजार का अंतर होता तो मैं जरूर स्वीकार करता, लेकिन 1.5 मिलियन का अंतर बहुत ज्यादा है। भले ही मैं पैसों का लालची हूं, फिर भी मेरे पास कुछ मूलधन है। माफ कीजिए, ये बहुत ज्यादा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा। विलियम कुछ कहने ही वाला था कि जिल ने उसे बीच में ही रोक दिया, हंसते हुए। तुम उसका फायदा नहीं उठा रहे हो, बल्कि वह तुम्हारा फायदा उठा रही है। तुम जो भी कौशल सीखोगे उसे उसका केवल 25% ही देना होगा। भले ही वह सबसे महंगा हो, फिर भी वह तुम्हें जितना देना है उससे कम ही देगी, जिल ने हंसते हुए कहा। मैंने पुष्टि के लिए विलियम की ओर देखा। उसने सिर हिलाया और कहा, जो जिल ने ठीक कहा। मेरी राय में आपको एक के बजाय 2 कौशल खरीदने चाहिए। कुछ मिलियन उसके लिए कुछ भी नहीं है, जिल ने फिर कहा। ऐसा लगता है कि जिल विलियम्स की नई गर्लफ्रेंड की प्रशंसक नहीं है। विलियम बस मुस्कुराता है लेकिन कुछ नहीं कहता। वह काफी समझदार है, बहन या विपरीत के साथ होने पर गर्लफ्रेंड के पक्ष में नहीं बोलता। ठीक है, मैं एक का चयन करूंगा, मैंने कहा जब विलियम मुझे बाईं ओर की दुकान की ओर ले गया। यह अध्याय free1webnovel.com द्वारा अद्यतन किया गया है। विलियम के साथ होने के कारण किसी ने हमें रोकने की हिम्मत नहीं की और हम सीधे दुकान की ओर चल पड़े। मुझे लाइन में लगे लोगों को बड़बड़ाते हुए देखकर बुरा लगता है, लेकिन सुपर एलिट लोगों को चलते हुए देखकर किसी ने ऊंची आवाज में आपत्ति नहीं जताई। कुछ लोग आपत्ति करना चाहते थे, लेकिन उन्हें उन लोगों ने रोक दिया जो आपत्ति करने वाले के पीछे या बगल में खड़े थे। हमें आते देख विलियम की गर्लफ्रेंड माया, जो दुकान के पीछे आराम से फिल्म देख रही थी, उत्साहित होकर काउंटर पर आए। किसी संगठन का सामान्य सदस्य कौशल बेचने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि माया, जो सुपर एलिट बनने के करीब है, एक पर्यवेक्षक है। उसका काम केवल उन लोगों पर नजर रखना है जो कौशल बेच रहे हैं। विलियम, तुम आ गए। तुम जरूर जिल हो, मैं माया हूं। विलियम ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा, जिल, माया ने आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। मैं समझ सकता हूं कि विलियम उसे इतना क्यों पसंद करता है। वह बहुत खूबसूरत लड़की है, जिम की प्रेमिका के समान स्तर की है और वह अपनी सुंदरता को वापस लाने की क्षमता भी रखती है। उसने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए माइकल और जिल को एक आकर्षक मुस्कान के साथ बधाई दी थी। मैं मन ही मन उदास होकर मुस्कुराया। इन संगठनों के लोग अगर सामान्य साहसी को देखेंगे तो उनके साथ हवा की तरह व्यवहार करेंगे, खासकर शक्तिशाली सदस्यों की तरह। जिम की गर्लफ्रेंड भी ऐसी ही थी। ये देखकर मुझे दुख नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिली। इतना मजबूत बनो कि वे मुझे स्वयं स्वीकार कर लें। आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई माया। मेरा भाई आपकी प्रशंसा करना बंद नहीं करेगा और मैं कर सकती हूँ, जिल ने प्रशंसा की। उसके चेहरे और आवाज में झुंझलाहट का एक भी कण नहीं था। ये पूरी तरह से विनम्र बातचीत लग रही थी, लेकिन उनके बीच उग्र अंतर्धारा को महसूस किया जा सकता था। मुझे आशा है सब कुछ अच्छा होगा, माया ने अपनी आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। जिल के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान आ गई और वह जवाब देने ही वाली थी कि माइकल ने बीच में आकर उनके विनम्र शब्दों के युद्ध को रोक दिया। माया, हम उस कौशल के लिए आए हैं जिसका वादा तुमने माइकल से किया था, माइकल ने माया से कहा। freewebnovel.com। विलियम्स की आवाज सुनकर माया के गाल थोड़े लाल हो गए, लेकिन उसने तुरंत अपने आप पर नियंत्रण कर लिया। ओह ठीक है, ये 14 कौशल हैं, इनमें से कोई एक चुन ले जो आपको पसंद हो, उसने हल्के से कहा और 14 स्क्रीन दिखा दी जिन पर 14 कौशलों के बारे में जानकारी थी। माया की बातों की परवाह किए बिना मैंने कौशल जानकारी की 14 स्क्रीनों पर ध्यान केंद्रित किया। ये सभी 14 ग्रेड 1 कौशल हैं, जिनमें से 9 आक्रमण प्रकार के हैं,
3 रक्षा प्रकार के हैं और 2 गति से संबंधित हैं। 9 आक्रमणकारी कौशलों में से 6 ऐसे कौशल हैं जिन्हें सक्रिय करने के लिए विशिष्ट प्रकार की क्षमता की आवश्यकता होती है, जिनमें से 4 कौशलों को तात्विक क्षमताओं की आवश्यकता होती है, जबकि अंतिम 2 कौशलों को अन्य क्षमताओं की आवश्यकता होती है। 3 आक्रमण प्रकार के कौशल जिनका उपयोग कोई भी कर सकता है, उनमें से केवल एक ही शक्तिशाली है और मेरे पास मौजूद 9 उग्र ज्वार कौशल से भी अधिक शक्तिशाली है। यह एक महान कौशल है, कुछ हद तक जिल के नाइट ग्रेड कौशल पियर्सिंग स्पिंडल के समान। ये कौशल संभवतः पियर्सिंग स्पिंडल का कमजोर संस्करण है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने महान हैं, लेकिन वे बी या बी उच्च श्रेणी के राक्षस को घायल करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञ ग्रेड अपनी शक्ति के केवल अंश को आधे कौशल के रूप में उपयोग कर सकता है। जब इसका प्रयोग कॉर्पोरल ग्रेड रिवाल्वर द्वारा किया जाता है तो ये पूरी तरह से अलग होता है, क्योंकि वे इसकी असली शक्ति को सामने ला सकते हैं। ये सभी 14 कौशलों में सबसे महंगा कौशल है, जिसकी लागत 6.3 मिलियन क्रेडिट है। मैं 3 रक्षा प्रकार के कौशल की ओर बढ़ता हूँ। 3 कौशल में से 2 का उपयोग केवल इसके द्वारा किया जा सकता है जिसके पास पृथ्वी प्रकार की क्षमता है, जबकि तीसरे का उपयोग हर किसी के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अन्य 2 रक्षात्मक कौशल की तुलना में इसकी रक्षा बहुत साधारण है। मुझे एक रक्षा कौशल पसंद है जिसका नाम मड वॉल है। इसकी रक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका उपयोग केवल उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जिनके पास पृथ्वी तत्व क्षमता है। आह भरते हुए मैं अंतिम 2 गति प्रकार के कौशल की ओर बढ़ता हूं और वे अन्य आक्रमण और रक्षा प्रकार के कौशल की तुलना में बहुत अच्छे कौशल हैं। प्रथम गति प्रकार के कौशल का एक अजीब नाम है लाइवली विंड। ये काफी अच्छा कौशल है और गति को बहुत बढ़ा देता है। आप जितना अधिक मन लगाएंगे, आपकी गति उतनी ही तेज होगी, लेकिन इसमें एक बड़ी खामी है। ये बहुत अधिक मैना का उपयोग करता है। मैना कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मेरे पास ट्रीट हॉट और पोशन है जो मैना रिकवरी में तेजी ला सकते हैं। मैं निश्चित रूप से इस कौशल का चयन करता अगर मेरा दिल दूसरे कौशल पर नहीं होता। अंतिम कौशल को पूरी तरह से गति प्रकार का कौशल नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसमें गति प्रकार के कौशल के कुछ तत्व मौजूद हैं। इस कौशल को फायर विंड स्काई स्टेप्स कहा जाता है। ये कौशल के लिए काफी प्रभावशाली नाम है, लेकिन ये कौशल इसके लायक है। इसका विवरण पढ़कर कोई भी जानकार व्यक्ति बता सकता है कि यह नाइट ग्रेड कौशल से लिया गया है और जिसने इसे प्राप्त किया है उसने अपना काम बहुत खूबसूरती से किया है। अग्नि वायु आकाश कदम एक ऐसा कौशल है जो क्षण भर के लिए अपनी क्षमता की मदद से हवा में छोटे पैर जमाने का काम करता है। यह एक पल के लिए हवा में खड़े होने जैसा है। इस कौशल की मदद से मैं आसमान में या राक्षस की ओर दोहरी छलांग लगा सकता हूँ। इसके कई अनुप्रयोग हैं और इसका उपयोग आक्रमण करने तथा बचने के लिए भी किया जा सकता है। यह एक बहुउद्देशीय कौशल है। इस कौशल की मदद से मैं आकाश में 7 पैर जमा सकता हूं, लेकिन विशेषज्ञ चरण में होने के कारण मैं केवल 3 ही बना सकता हूं और प्रत्येक पैर जमाने में मुझे 10% से 20% मैना खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इस कौशल में भी एक खामी है। इसका पैर रखने का स्थान केवल 2 इंच व्यास का है तथा यह आकाश में केवल आधे सेकंड तक ही रह सकता है। इस कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अच्छी समझ और संतुलन की आवश्यकता होगी, लेकिन मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगी तो कम से कम 2 आसमानी कदम तो उठा ही सकती हूँ। मैं फायर विंड स्काई स्टेप्स कौशल लूंगा, मैंने कहा। जिल और विलियम स्पष्ट रूप से मेरी पसंद से चौंक गए, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की क्योंकि मैं कौशल के लिए काफी समझदार हूं और मेरे लिए सबसे अच्छा कौशल चुन सकता हूं। ठीक है, अपनी होलोवॉच काउंटर पर रख दो, उसने रूखे स्वर में कहा। मैंने वैसा ही किया जैसा उसने मुझसे कहा था और अपनी होलोवॉच काउंटर पर रख दी। मेरे होलोवॉच में टिंग की ध्वनि सुनाई दी, जिसमें बताया गया कि कौशल हस्तांतरण पूरा हो गया है। यह देखकर कि यह हो चुका है, मैं बाईं ओर मुड़ता हूं। इस कौशल को लेने के बाद भी मैं अभी भी थोड़ा अनिच्छुक हूं। मैं लाइवली विंड कौशल भी चाहता था। अग्निवायु आकाश कदम मेरी पहली पसंद थी, जबकि लाइवली विंड मेरी दूसरी। इन 2 कौशल का संयोजन अद्भुत होता। मैं इसे खरीदना चाहता था, लेकिन मैं नहीं खरीद सकता। मेरे अनुमान के अनुसार मेरे पास 4 मिलियन से थोड़ा अधिक मूल्य का मैना कोर है, जबकि जीवंत हवा की कीमत 5.2 मिलियन है। इससे पहले जब मैंने फायर विंड स्काई स्टेप्स के लिए लाइन लगाई थी, क्योंकि मेरे पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे, क्योंकि इसकी कीमत 3.8 मिलियन थी। माइकल, यदि आप चाहते हैं तो आपको अधिक कौशल खरीदना चाहिए। विलियम के यहाँ 50% छूट है, जिल ने कहा। उसने मेरे चेहरे पर अनिच्छा देखी होगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह एक ही काफी है, मैंने सिर हिलाते हुए कहा।
50% छूट पर मैं निश्चित रूप से इसे खरीद सकता हूं और मैं वास्तव में इसे खरीदना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उन्हें यह आभास नहीं होने देना चाहता कि मैं अपनी दोस्ती का उपयोग लाभ के लिए कर रहा हूं, और यहां तक कि मेरा अभिमान भी मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते? अगर तुम मुझे सचमुच दोस्त नहीं मानते तो तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, जिल ने गुस्से से कहा। कुछ दिनों तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए वह वास्तव में मेरी सारी ताकत और कमजोरी जानती थी। आक्रमणकारी पक्ष में मुझे कौशल की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी सामान्य व्यक्ति बता सकता है कि मेरे पास एक शक्तिशाली नाइट ग्रेड कौशल है, और यहाँ सभी आक्रमण प्रकार बी और उच्च बी ग्रेड राक्षस के खिलाफ आत्मसंरक्षण की ताकत प्रदान करने के अलावा ज्यादा नहीं होंगे। मुझमें गति और रक्षा की कमी है, और ये कौशल मेरी गति और रक्षा को बढ़ाने में मदद करेंगे। मैं नहीं कहना चाहती थी, लेकिन उसके हाव भाव देखकर और उसके स्वभाव को जानकर मुझे पता था कि अगर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया तो उसे बुरा लगेगा। ठीक है, मैं जीवंत पवन को ले जाऊंगा, मैंने कहा, क्योंकि यह एकमात्र चीज है जो कल की लड़ाई में मेरी मदद कर सकती है। मैं माया के चेहरे पर भाव देख सकता हूं, उसकी आंखों में मेरे प्रति स्पष्ट तिरस्कार झलक रहा है। वह सोच रही थी कि मैं उसके प्रेमी और उसकी बहन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा हूं, और यह सब एक नाटक था। एशलिन को मेरे हाथों में देखकर उसका तिरस्कार और भी बढ़ गया। कोई यह निश्चित रूप से बता सकता है कि वह निम्न श्रेणी का जानवर है, और कोई थोड़ा जानकार है आसानी से एशलिन की प्रजातियों से उत्परिवर्तित हो सकता है। मैं भुगतान करूंगा, मैंने दृढ़ता से कहा जब मैंने देखा कि माइकल आगे आया और अपनी जेब से राक्षस कोर निकाल रहा था। माइकल और जिल मेरे अनुरोध को अस्वीकार करना चाहते थे, लेकिन मेरी आवाज में दृढ़ता सुनकर उन्होंने मुझे मेरे कौशल के लिए भुगतान करने दिया। मैं कौशल के लिए भुगतान करने हेतु अपने बैग से 2.6 मिलियन मूल्य के राक्षस कोर निकालता हूं। जिल मुझे एक और कौशल खरीदना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे अस्वीकार कर दिया और जल्दी से अपने तंबू की ओर चला गया। जिल भी मेरे साथ आई, क्योंकि उसके भाई का जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह अपनी प्रेमिका के साथ काफी व्यस्त था। यह अध्याय फ्री बी नोवेल सी ओम द्वारा अद्यतन किया गया है। उपन्यासों फ्री वेब नॉवल पर वर्तमान उपन्यासों का अनुसरण करें। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। लाइब्रेरी में जोड़े 12 टिप्पणियां। नए उपन्यास अध्याय फ्री webnovel.com पर प्रकाशित किए जाते हैं। O34 हिंदी। अध्याय 166 आउट ऑफ रियल अंतिम लड़ाई एक्स। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। मैंने राक्षसों को पागलों की तरह नीले रंग के ड्रोन पर हमला करते देखा। कोई भी उन्हें एक नज़र में देखकर डर से कांप जाएगा। सबसे अधिक भय उन विशालकाय राक्षसों से उत्पन्न हुआ जिनकी संख्या सैकड़ों के करीब पहुंच गई थी। उनके हाव भाव ऐसे लग रहे थे जैसे वे आपको एक ही बार में खा जाना चाहते हो। राक्षसों को देखकर कई लोगों के चेहरे पर डर के भाव थे, लेकिन उनमें आत्मविश्वास भी था। उनका आत्मविश्वास कल उनके द्वारा अर्जित कौशल से उपजा है, जिससे कम से कम उनमें आत्मरक्षा की शक्ति तो आएगी। पूरे गुंबद में 4000 लोग 10 समूहों में विभाजित होकर पंक्तिबद्ध हैं। प्रत्येक समूह का अपना क्षेत्र था और वे अपने क्षेत्र में ही लड़ेंगे। समूहों को शानदार ढंग से विभाजित किया गया है। चाहे कितने भी राक्षस आ जाएं, उन्हें 10 समूहों द्वारा प्रभावी ढंग से संभाला जाएगा। एक और अच्छी खबर है जो जिल ने मुझे पहले बताई थी कि कल उसके भाई के साथ वेस्टब्लिथ से कुछ सहायता आई है। एक और सुपर एलीट होने से लड़ाई का रुख बदल सकता है, और जिस तरह से जिल बात कर रही थी, निश्चित रूप से वेस्टब्लिथ से एक से अधिक सुपर एलीट आए हैं। अपर्याप्त नींद के कारण मेरी आंखें थोड़ी लाल हो गई हैं। कल दोपहर को जब मैं ये कौशल लेकर आया तो मैंने तुरंत इसका अध्ययन शुरू कर दिया। 3 घंटे के भीतर मुझे दोनों कौशलों का मूल भाग समझ में आ गया, जिनकी मुझे आज की लड़ाई के लिए आवश्यकता थी। नाइट ग्रेड कौशल की तुलना में ग्रेड 1 कौशल को समझना बहुत आसान है, और जो लोग पहले से ही नाइट ग्रेड कौशल को समझ चुके हैं उनके लिए यह आसान है। अध्ययन के बाद मैंने इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने कौशल अभ्यास के लिए आधे गुंबद की अनुमति दी थी। मुझे जीवंत पवन की समझ बहुत जल्दी मिल गई, और सौभाग्य से आप जितना अधिक मैना जीवंत पवन को खिलाएंगे, आपकी गति उतनी ही अधिक हो जाएगी। और अभ्यास करते समय मैंने इस कौशल का काफी दिलचस्प उपयोग सुना। ये कौशल थोड़ा विशेष है। ये सच है कि यह कौशल बहुत सारे मैना का उपयोग करता है, लेकिन ये केवल तभी लागू होता है जब आप अधिकतम गति चाहते हैं। इस कौशल का विशेष उपयोग यह है कि आप इसे हमेशा सक्रिय रख सकते हैं। आपको बस इसे थोड़ी मात्रा में मैना की आपूर्ति करते रहना होगा, और जब आपको किसी हमले से बचने की आवश्यकता होगी तो आप तुरंत इसे बड़ी मात्रा में मैना दे सकते हैं और अपनी गति बढ़ा सकते हैं।
इस प्रयोग को देखकर बहुत से लोग इस हुनर को खरीदने के लिए दुकानों पर उमड़ने लगे, जिससे ये हुनर शिविर में सबसे ज्यादा बिकने वाला हुनर बन गया। लाइवली विंड सबसे आसान है, जबकि फायर विंड स्काई स्टेप सबसे कठिन है। अभ्यास करते समय मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैं कितनी बार गिरा। इस कौशल का अभ्यास करते समय मेरे चेहरे पर चोटें आ गईं और हड्डियां टूट गईं। जैसा कि इसके विवरण में कहा गया था कि यह कौशल 2 इंच व्यास का पैर जमाएगा, जो मेरे पैर के आकार के आधे से भी कम है, और यह पैर जमाना केवल आधे सेकंड तक ही टिकेगा। कूदने के बाद मुझे इस कौशल को तुरंत सक्रिय करना होता है। अपने पैरों के नीचे पैर जमाने के लिए आधार बनाना होता है और इसका उपयोग केवल एक पैर की ताकत से दूसरी छलांग लगाने के लिए करना होता है। इस कौशल का अभ्यास करते समय मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती यह है कि मुझे इस कौशल को अपनी आवश्यकता के अनुसार सही समय पर सक्रिय करना होगा, या तो जब मैं ऊपर जा रहा हूं या नीचे गिर रहा हूं या दोनों के बीच में हूं। दूसरा यह है कि कौशल को सक्रिय करने के आधे सेकंड के भीतर मुझे बिना गिरे आधा इंच व्यास के पैर के सहारे पर खुद को संतुलित करना होगा और फिर बिना गिरे दूसरी छलांग लगाने के लिए इसका लाभ उठाना होगा। यह आसान लग रहा था, लेकिन ये बहुत कठिन है। इस कौशल को करने के लिए अत्यधिक समन्वय की आवश्यकता होती है। मैं सैकड़ों बार असफल हुआ, कई अकल्पनीय स्वर्गदूतों के साथ जमीन पर गिरा। एक बार तो मेरे मुकुट के रत्न भी चोटिल हो गए, क्योंकि मैंने अभ्यास करते समय अपना कवच सक्रिय नहीं किया था। मैंने ये सबक बहुत मुश्किल तरीके से सीखा। ये यहीं समाप्त नहीं होता। विशेषज्ञ स्तर पर ये कौशल आपको 3 पैर जमाने में मदद कर सकता है। लगातार 3 तलहटी बनाना और उन पर कूदना एक तलहटी में ऐसा करने की तुलना में बहुत कठिन है, लेकिन जो ऐसा करने में सक्षम है उसे इससे अकल्पनीय लाभ प्राप्त होगा। मैं देर रात तक अभ्यास करता हूं और इसमें बुनियादी निपुणता हासिल कर ली है, लेकिन इसकी कीमत मुझे अपनी नींद से चुकानी पड़ती है, क्योंकि मैं केवल 2 घंटे ही सो पाता हूं। गुंबद 30 सेकंड में खुल जाएगा। अज्ञात सुपर एलीट चिल्लाया। ये सुनकर सभी लोग तनाव में आ गए और अपने हथियार कसकर पकड़ लिए। कुल मिलाकर 8 प्रजातियों से बने 30,000 से अधिक राक्षस हैं। पहला राक्षस स्पष्टतः ट्रेंड है। दूसरा एक अन्य पौधे जैसा सांप राक्षस है जो बैंगनी घास से बना हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए सभी इसे बैंगनी घास सांप कहते हैं। तीसरा राक्षस चिंपांजी राक्षस है, जिसके शरीर पर चट्टान से बने तीखे कांटे थे। हमने इसका नाम रॉकथॉर्न चिंपांजी रखा। ये यहाँ के खतरनाक राक्षसों में से एक है। मैंने इसे अन्य राक्षसों में बिना किसी बाधा के छेद करते देखा है, क्योंकि इसके हाथों में कांटे लगे हुए थे जो तेज गति से घूमते थे। चौथा राक्षस ब्लैक स्लाइम टॉड है, जिसके पूरे शरीर पर काला स्लाइम बह रहा था। वह जिस चीज को छूता वह पिघल जाती। पांचवा है कॉपर राइनो, जिसका पूरा शरीर तांबे के रंग का था और यहाँ तक कि इसके बाल भी तांबे के बने थे। छठा एक और सांप प्रकार का राक्षस है, जिसके शरीर पर बदसूरत बिंदु हैं और सभी लोग इसे डॉटेड स्नेक कहते हैं। ये नाम एक पूरी तरह से अलग भावना देता है। ये विष छोड़ता है जो संपर्क में आने पर सीधे त्वचा को नष्ट कर देता है। सातवां राक्षस उड़ने वाले राक्षस हैं। उनकी संख्या सबसे अधिक थी। वे पवन कौवे हैं। वे तेज छोटे पवन ब्लेड से हमला करते हैं। हम पर हमला करने वाली अंतिम और सबसे खतरनाक राक्षस प्रजाति फायरी लान है। उनकी संख्या सबसे कम है, लेकिन वे बेहद खतरनाक हैं। वे अग्नि तत्व वाले राक्षस हैं और उनके पास फायर टाइड नामक व्यापक रेंज का हमला है जो आसानी से 10 मीटर के क्षेत्र को घेर सकता है, लेकिन यह उनका सबसे खतरनाक हमला नहीं है। उनका सबसे खतरनाक हमला उनके पंजे हैं, जो एक ही पंजे के हमले से रिक थॉर्नेप को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। वे निश्चित रूप से भी उच्च श्रेणी के राक्षस हैं, केवल वे ही यह काम कर सकते हैं। 2 सांप और कौवा राक्षस को छोड़कर सभी राक्षस द्विपाद राक्षस हैं। गुंबद खुल रहा है। मैंने पीछे से आवाज सुनी। नीला गुंबद खुल रहा था और राक्षस ये देखकर उत्साह से गुर्राने लगे, क्योंकि वे अपनी आंखों में पागलपन और भूख के साथ अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। बल क्षेत्र का उद्घाटन देख सकता हूं। वे गुंबद के 1/4 हिस्से तक जा रहे हैं। ये प्रवेश द्वार छोटा लग सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। सैकड़ों राक्षस अंदर आ गए, यहाँ तक कि 4 विशालकाय राक्षसों के एक साथ आने में भी समस्या आ गई। गर्जना। एक विशालकाय कॉपगेंडा अपने विशाल पैरों से हजारों सामान्य राक्षसों को कुचलता हुआ आगे बढ़ा। ये पहला राक्षस था जो गुंबद के अंदर आया, लेकिन इससे पहले कि वह किसी पर हमला कर पाता, सुपर एलिट्स के हमले से मारा गया। ये 10 सेकंड से अधिक भी नहीं टिक सका। उसका विशालकाय शरीर नीचे गिरा और पीछे खड़े दर्जनों राक्षस कुचल गए। सुपर अभिजात वर्ग के साथ कई लोग खुले स्थान से आ रहे राक्षसों पर हमले शुरू करते हैं, लेकिन इस्तेमाल किया जाता है। वहां बहुत सारे राक्षस होते हैं और वे उन सभी को मार नहीं सकते हैं।
मैंने जिल से पूछा कि वे गुंबद का एक चौथाई हिस्सा क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है और 15,000 राक्षस आसानी से 10 मिनट के भीतर प्रवेश कर सकते हैं और बहुत से लोग हताहत होंगे। उसने कहा कि उन्होंने शाम से पहले ही लड़ाई समाप्त कर ली है, अन्यथा अन्य क्षेत्रों से भी राक्षस आ जाएंगे और उस समय हमारे पास और भी राक्षस होंगे जिन्हें हम संभाल सकेंगे। उस समय हमें अधिक क्षति उठानी पड़ेगी। और अधिक राक्षस आने लगे और कॉर्पोरल स्तर ने उनसे युद्ध करना शुरू कर दिया। कांव कांव कांव, पवन कौवे गुंबद के अंदर घुस गए और तेज पवन ब्लेड से हमला करना शुरू कर दिया। हे भगवान, सबको हवा के झोंकों से बचने की शिक्षा मिली है। यदि आपके पास मास्क है तो उसे प्राथमिकता देनी चाहिए, या कम से कम अपने सिर को किसी ऐसी चीज से ढकना चाहिए जो हवा के झोंकों को रोक सके। ये पवन ब्लेड इतने तीखे थे कि जिस चीज को छूते वह साफ कट जाती। मैंने देखा कि पवन कौओं का एक समूह आकाश से हमारी ओर आ रहा है और जमीन पर ट्रांस, रॉक थॉर्नैप और वायलेट घास सांप का एक समूह है। मुझे ये देखकर राहत महसूस हुई कि केवल राक्षस ही आ रहे हैं, कोई उग्र सिंह नहीं। मैंने अभी अभी उग्र सिंह का आतंक देखा है। उसी स्तर का सामान्य योद्धा तो उनके एक भी हमले को रोक नहीं पाता। एक ही पंजे से उग्र सिंह ने अपने समान स्तर के लड़के को तोप के गोले की तरह उड़ा दिया था। जब उस लड़के पर उसका अग्नि पंजा लगा तो वह बुरी तरह घायल हो चुका था। मुझे नहीं पता कि वह जमीन पर गिरने के बाद जीवित है या नहीं। मैंने सुपर एलीट को उसकी ओर दौड़ते और उसे कुछ खिलाते देखा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह बच गया या नहीं, क्योंकि मैंने अपनी निगाहें घुमाई और उन राक्षसों को देखा जो आकाश और जमीन से हमारी ओर आ रहे थे। जिप जिप जिप, आकाश से कई पवन ब्लेड हमले आए। मैंने चकमा दिया और उनसे बचाव किया, जबकि जिल ने पहले से ही अपनी लंबी दूरी के कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया था। एक घुमावदार कौवा हर बार अपने हमले शुरू करने पर मर जाएगा। मैं उनसे बचाव करता रहा क्योंकि यह हमला करने का समय नहीं था। सतह पर मौजूद राक्षसों का समूह पूरी ताकत से हमारी ओर आ रहा है और जो भी उनके रास्ते में आता है उस पर हमला कर देता है। ये युद्ध किसी अन्य युद्ध से अधिक है। यहाँ राक्षस ने अपना हर कोना महसूस करना शुरू कर दिया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने राक्षस को चुनें और उससे लड़ें। इस बार आपको हर उस राक्षस से लड़ना है जिस पर आपकी नज़र पड़ती है, और साथ ही अपनी पीठ पर भी नज़र रखनी है क्योंकि राक्षस हर जगह हैं। गर्जना। मैंने जोर से गर्जना सुनी। राक्षसों का एक समूह हमारे पास आया था, जिसके आगे कॉपर राइनो थे, और उस समूह में मैंने उस राक्षस को देखा जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अब समय आ गया है कि मैं हमला करूं, मैंने मन ही मन कहा, आकाश में कौओं का समूह देखकर। मैंने लाइवली विंड को बड़ी मात्रा में मैना खिलाना शुरू कर दिया और ऊंची छलांग लगाई। मैंने कुछ समय से लाइवली विंड को न्यूनतम मैना पर सक्रिय रखा था, लेकिन अब मुझे इसकी आवश्यकता है। तुरंत बड़ी मात्रा में मैना खिलाएं। हुश। मैं होश के साथ उछला। इस गति के कारण मुझे हर सेकंड 5% मान की हानि हो रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा हमला 3 से 4 सेकंड में हो जाएगा। मैं तेज हवा की मदद से तेजी से ऊपर कूद गया, लेकिन यह उस स्थान तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था जहां हवा में कौवों का एक समूह उड़ रहा था। लेकिन मेरे पास एक योजना थी। अग्नि वायु आकाश कदम। जैसे ही मैं अपनी छलांग की गति खोने के करीब पहुंचा, मैंने दूसरा कौशल सक्रिय कर दिया। मेरे दाहिने पैर के नीचे 2 इंच व्यास का एक छोटा सा आधार बना हुआ था। यदि कोई इसे देखे तो उसे लगेगा कि यह आग से बना है, और यह सही है। इस कौशल को अग्नि वायु आकाश कदम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग केवल वे ही कर सकते हैं जिनके पास अग्नि या वायु की क्षमता है, क्योंकि यही वह क्षमता है जो हवा में पैर जमाने में मदद करती है। फुटकार। मैंने पैर जमाने के सहारे दूसरी छलांग लगाए। समूह कौवों ने अंततः मुझे देखा और हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने पहले से ही इसके लिए एक ढाल तैयार कर रखी थी। फ्रीवेब नोवेल कप। डब डब डब। हवा की आधी धारें मेरी ढाल से टकराईं और आधी मेरे शरीर से। ऐसा लगा जैसे चाकुओं से मुझे काटा जा रहा हो। उनके हमले से रुके बिना मैंने दूसरा पैर जमाया और दूसरी छलांग लगाई। भगवान, मैंने कहा, क्योंकि मैं छलांग लगाते समय लगभग गिर ही गया था। कल जब मैंने अभ्यास किया तो कोई बाधा नहीं थी, लेकिन अब मैं कई हमलों का सामना करते हुए छोटे से पैर के सहारे छलांग लगा रहा हूं। मैंने लाइवली विंड और स्काई स्टेप्स को छोड़ दिया क्योंकि इस छलांग की शक्ति पवन कौवों के समूह पर दुर्घटनाग्रस्त होने में मदद करने के लिए पर्याप्त थी। जैसे जैसे मैं नजदीक आता गया, हवा में उड़ते कौओं की ओर से मुझ पर अधिक हमले होने लगे। फिर भी मैं पीछे नहीं हटा और कौओं की गति के साथ उनकी ओर बढ़ा। पहला ज्वार, दूसरा ज्वार, तीसरा ज्वार मैंने सक्रिय किया क्योंकि मैं हवा के कौवों से टकराने वाला था। मुझे उनकी ओर आते देख कुछ कौवे भाग गए, लेकिन अधिकांश कौवे वहीं रुके रहे और हमला करते रहे। कांव कांव कांव।
जैसे ही मैं उनके समूह में घुसा वे जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और अपनी तलवार को पूरे चक्र में घुमाया। पवन कौवे गति और आक्रमण करने वाले राक्षस हैं और उनकी रक्षा क्षमता बहुत कम है, यहाँ तक कि ग्रेड 1 कौशल भी प्रारंभिक स्तर के पवन कौवों के लिए घातक है। पीएस पुची, मेरे चारों ओर कई हवा के कौवे या तो तलवार से कट गए या घायल हो गए और नीचे गिरने लगे, लेकिन मेरे पास ये गिनने का समय नहीं है कि मुझे कितने कौवों को मारना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी छलांग की गति खोने वाला था। मैंने 9 उग्र ज्वारों का संचलन रोक दिया है, हालांकि इसकी चलने की अवधि समाप्त नहीं हुई है। मुझे अपनी योजना के अगले भाग में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तेजी से नीचे की ओर देखा और निर्णायक रूप से 2 टुकड़े खा लिए। मुझे जो करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे उनकी आवश्यकता होगी। अगले ही क्षण मेरी गति कम हो गई और मैं गिरने लगा, लेकिन मैंने चिंता नहीं की और अपना अगला हमला शुरू कर दिया। आग का प्रहार। आग का एक चांदी का बोल्ट मेरी तलवार से होकर सीधे 12 मीटर लंबे बैंगनी घास के सांप के सिर में जा लगा, जो मेरे ठीक नीचे था और जिसका मुंह मुझे खाने के लिए तैयार था। भारी मात्रा में मानहानि के कारण मुझे कुछ समय के लिए कमजोरी महसूस हुई, लेकिन शीघ्र ही मेरे शरीर में ताजगी फैल गई तथा मैंने जो मान खोया था वह वापस महसूस किया। मैं अभी भी नीचे गिर रहा हूं और मुझे अभी भी उस वास्तविक लक्ष्य को मारना बाकी है जिसके लिए मैंने इतना बड़ा जोखिम उठाया है। आकाशीय कदम। जब मैं गिरने के आधे रास्ते पर था तब मैंने आकाशीय कदम सक्रिय कर दिया ताकि मेरी गिरावट सीमित हो जाए और मैं अपने लक्ष्य की ओर झपटूं, जो कि ट्रेंट है। हवा में ही पैर जमाने के लिए सहारे की मदद से मैं उस जानवर की ओर झपटा जो उसी समय जिल और एक अन्य लड़के पर हमला कर रहा था। जिल ठीक है, हर कुछ सेकंड में राक्षस को मार रही है, लेकिन लड़का बुरी हालत में है क्योंकि वह विभिन्न राक्षसों से हमले झेल रहा है। यह उसका भाग्य है कि मैं उस पर हमला करने वाले राक्षसों में से एक को मारकर उसका बोझ कम करने को तैयार हूं। आग का प्रहार। मैंने उसकी शाखाओं और जीभ से निर्देश लिए बिना ही उसके कमजोर स्थान को स्पष्ट रूप से देख लिया और हमला कर दिया। मेरे फायर स्ट्राइक से मरने वाले अन्य राक्षसों की तरह ये भी बिना ये जाने मर गया कि उसे किसने मारा। धमाका। मैं ट्रांस की शाखाओं से टकराया, लेकिन इससे पहले कि कोई राक्षस मुझे देख पाता, मैं ट्रांस के तने की ओर बढ़ गया। इसकी मोटी और हरी भरी शाखाएं मुझे कुछ सेकंड के लिए एक और राक्षस की आंखों से बचाने में सक्षम होनी चाहिए, जो मेरे लिए मेरी कीमत पाने के लिए पर्याप्त होगा, जिसके लिए मैंने इतना खतरनाक हमला किया था। बेहोश हो जाता हूं, मेरे शरीर में ताजगी भरी शक्ति प्रवाहित होती है जो मेरी अधिकांश कमजोरी दूर कर देती है। जैसे ही मैं चुपचाप ट्रेंट के तने की ओर बढ़ता हूं, अब मेरे शरीर में लगभग 30% मन बचा है, जो मुझे लगता है कि पर्याप्त होना चाहिए। मैं अंततः ट्रांस ट्रंक तक पहुंच गया और फायरबोल्ट द्वारा बनाया गया छोटा सा छेद देख सका। पहली बार जब मैंने फायर स्ट्राइक कौशल का उपयोग करना शुरू किया तो मैं कभी कभी चूक जाता था, लेकिन अब मैंने सैकड़ों राक्षसों पर अभ्यास किया है, जिससे मैं मुश्किल से ही अपने लक्ष्य से चूकता हूं। पहला ज्वार, दूसरा ज्वार, तीसरा ज्वार। मैंने अपनी तलवार उस छोटे से छेद के अंदर डाल दी और उसे इतना बड़ा कर दिया कि मेरा हाथ उसमें जा सके। मैंने कमजोर रूप से अपना हाथ छेद के अंदर ले लिया। छेद को बड़ा करने के लिए मुझे कौशल को अतिरिक्त मान प्रदान करना पड़ा। यदि यह पिछले ट्रांस थे जिनका मैंने सामना किया था, तो मुझे अपनी वर्तमान ताकत के साथ छेद बनाने के लिए कौशल का उपयोग भी नहीं करना पड़ता। मैंने वयस्क मुट्ठी के आकार का मन हृदय हटा दिया और मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह बैंगनी रंग का है, न कि हरा जैसे कि किसी अन्य ट्रीट का मन हृदय। मैंने छोटा सा टुकड़ा खाया जो मेरी आस्तीन में रखे ट्रेंट हॉट के टुकड़ों के आधे आकार का था, क्योंकि विलियम ने मुझे इस ट्रेंट हॉट की विशिष्टताओं के बारे में चेतावनी दी थी। पेड़ के दिल का छोटा सा टुकड़ा मेरे मुंह में बर्फ के टुकड़े की तरह महसूस हुआ और जल्द ही यह पूरी तरह से पिघल गया और मेरे पूरे शरीर में ठंडी सनसनी फैल गई। भगवान, मैं पहले से ही तैयार था, अन्यथा मैं अवश्य ही अचंभित रह जाता। विलियम ने मुझे पहले बताया था कि इस उपचार के बारे में सुनने पर मन को अन्य मन हृदयों की तरह ताजगी भरे एहसास के बजाय ठंडी बर्फ का एहसास होगा। जल्द ही मैं इससे परिचित हो गई और अपने अंगों को स्वतंत्रतापूर्वक हिलाने में सक्षम हो गई। ये सिर्फ एक एहसास है और कुछ नहीं। इस अनुभूति ने शरीर को प्रभावित नहीं किया। जब तक मैंने अपनी भावनाओं को काबू में रखा, मैं निश्चित रूप से युद्ध के दौरान इसके ठंडे एहसास से प्रभावित हुए बिना इसे खा सकता हूं। मैंने इसे 21 छोटे छोटे हिस्सों में काटा और अपनी आस्तीन के छेदों में डाल दिया। मैंने वह सारा जोखिम इस ट्रांस के दिल में उठाया। जब तक यह मेरे पास है, मैं तुरंत दूसरे में मन प्राप्त कर सकता हूं और बिना किसी परवाह के अपने कौशल का उपयोग कर सकता हूं। मन हृदय के इन टुकड़ों को गिनने पर मेरे पास कुल 35 टुकड़े हैं, जो इस लड़ाई में मुझे कुछ और घंटे तक टिकने में सक्षम होंगे।
मुझे एक और ट्रेन राक्षस को मारना होगा, विशेष रूप से 1 घंटे के बाद मैना हॉट की आपूर्ति बनाए रखने के लिए। अपने प्रेमी का दिल जीतकर मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। अब मैं कम से कम 1 घंटे तक दुनिया की परवाह किए बिना लड़ सकता हूँ। गर्जना। मैं कुछ और सेकंड आराम करने की सोच रहा था जब मैंने कॉपराइनो की गर्जना सुनी जो मेरी ओर आ रहा था। फायर स्ट्राइक। मैंने फायर स्ट्राइक शुरू किया, ये देखकर कि मंत्री ने कहा कि यदि राक्षसों के एक समूह ने मुझ पर हमला किया तो मुझे शायद ही कोई मौका मिलेगा। धप। उसका मृत शरीर धप के साथ नीचे गिरा, लेकिन उस ध्वनि ने राक्षसों का ध्यान आकर्षित किया। 2 काले पतले टोड और एक रॉक थॉर्न दूर से मेरी ओर आए। मैंने जल्दी से मन की वसूली के लिए ट्रीट दिल का टुकड़ा किया क्योंकि मुझे अपने पूरे शरीर में ठंड की सनसनी महसूस हुई। मैं एक और राक्षस को मारने के लिए फिर से फायर स्ट्राइक का उपयोग करना चाहता था, लेकिन काले कीचड़ वाले टोड बहुत तेजी से क्रोक क्रोक। उन्होंने जोर से क्रोक करते हुए अपनी जीभ से मुझ पर हमला किया। वहां त्वचा जैसा काला संक्षारक पदार्थ भी था। एक बार छूने पर यह त्वचा को पिघला सकता है और बड़ी मात्रा में यह मेरी ग्रेड 1 कलाकृतियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हुश। मैंने जीवंत पवन को सक्रिय किया और उसे पर्याप्त मैना खिलाया ताकि मैं उनके हमले से बच सकूं। मैंने उनके हमले को बाईं ओर से चकमा दिया क्योंकि दाईं ओर चट्टान कांटेदार वानर मुझ पर हमला कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं उन पर हमला कर पाता, मैंने ऊपर से तेज हवा के ब्लेड को मुझ पर हमला करते देखा और वे इतने तेज थे कि मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे बच सकता हूं। देखा। मैंने तेज सांस ली और महसूस किया कि 100 चाकू मेरी त्वचा में चुभ रहे हैं। ये निश्चित रूप से मध्य स्तर की पवन कौवे हैं जो मुझ पर हमला कर रहे हैं। प्रारंभिक स्तर में ये शक्ति और मात्रा नहीं है। मैं भाग्यशाली हूं कि यह केवल मध्यम स्तर की हवा है। यदि यह शीर्ष स्तर पर होती तो ये हवा निश्चित रूप से कवच से गुजर जाती और मुझे भारी चोट पहुंचाती। धूल धूल दहाड़। रॉक थॉर्न ने अपने जोर से अपनी छाती पर ढोल बजाया और मेरी ओर दौड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी गति बहुत कम है। जब मैं जीवंत हवा का उपयोग कर रहा हूं तो यह मुझे पकड़ नहीं सकता। सिजल। काले स्लाइम टोड के काले चिमटे ने मुझ पर हमला किया। मैंने उन्हें चकमा दिया, लेकिन इस बार उनकी जीभ से स्लाइम की कुछ बूंदें मेरे कवच पर छलक गईं और इससे सिजल की आवाज आई। भगवान का शुक्र है, मात्रा बहुत कम है, अन्यथा कवच इस संक्षारक पदार्थ से जल जाता। फ्री ओमेगा एबनॉर्मल CM। काले स्लाइम टोड सबसे बदसूरत राक्षसों में से एक हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। वे 2 पैरों पर खड़े होने के कारण फूले हुए दिख रहे थे, जबकि उनके शरीर से काला पदार्थ टपकता हुआ दिखाई दे रहा था। जहां भी वह काला पदार्थ जमीन पर गिरा, वहां से तीखी आवाज सुनाई दी। मैं ऊपर से गिरने वाली हवा की ब्लेडों की जलन को सहते हुए सतह पर मौजूद राक्षसों के हमले से बचता रहता हूं। यदि मेरे पास ये जीवंत हवा न होती तो मैं निश्चित रूप से इन राक्षसों से हार जाता। मैं आसमान से हमला करना चाहता था, लेकिन हवा में मध्यस्तरीय पवन कौवे थे। अगर यह प्रारंभिक स्तर होता तो मैं बिना किसी डर के कूद जाता, लेकिन मध्यस्तरीय पवन कौवों के लिए यह अलग है। बम। मेरे सिर पर जोर से धमाका हुआ और जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि मध्य स्तर के कौवों का पूरा समूह लंबी दूरी के कौशल द्वारा नष्ट हो गया था। मैंने यह नहीं देखा कि किसने हमला किया, लेकिन मैंने ईश्वर द्वारा दिया गया यह मौका नहीं गंवाया। मैंने उसी समय आकाशीय कदम सक्रिय कर दिए। मैंने जीवंत हवा को बड़ी मात्रा में मैना खिलाना शुरू कर दिया और छलांग लगा दी। मैंने आसमानी सीढ़ियों के साथ पहला पैर जमाया और ऊंची छलांग लगाई, और जब मैं काफी ऊपर पहुंच गया तो मैंने दूसरा पैर जमाया और दूसरी छलांग लगाई। ऊपर जाते समय मैंने मैना हॉट के 2 टुकड़े खा लिए और मेरे पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। इस दूरी पर काले कीचड़ टोड की जीभ मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। फायर स्ट्राइक। मैंने अपने कौशल को सक्रिय किया और अपनी तलवार के माध्यम से आग के चांदी के बोल्ट को मारा, और यह बिना मौके पर ही लग गया। जैसे ही मैंने गति खो दी और गिरने लगा, मैंने अपने गिरने को नियंत्रित करने और दूसरा हमला करने के लिए पुनः स्काई स्टेप सक्रिय किया। फायर स्ट्राइक। मैंने दूसरे काले टोड पर एक और हमला किया और उसे एक ही गोली में मार गिराया। धप। मैं जोर से जमीन पर गिरा और मैंने देखा कि फायर थॉर्न वानर मेरी ओर आ रहा है। यह देखकर मैं मुस्कुराया और तेज हवा चलाने ही वाला था कि मुझे अपनी पीठ के पीछे तीव्र खतरा महसूस हुआ। दहाड़। मेरे पीछे एक उग्र सिंह की जोरदार दहाड़ गूंजी, और जब मैंने अपनी गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाया तो मैंने देखा कि आग की लहरें मेरी ओर आ रही हैं। मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह मेरे चारों ओर 10 मीटर तक फैला हुआ है। भले ही मैं अपना सारा मान तेज हवा में झोंक दूं, फिर भी मैं समय रहते अग्नि की सीमा से बाहर नहीं। मुझे आग में समाने में अधिक समय नहीं लगा, यहां तक कि उग्र सिंह को आक्रमण करते देख शिला कांटा बंदर भी बीच में ही रुक गया था।
मेरे लिए उस आग से बचने का कोई मौका नहीं है, भले ही मैं जीवंत हवा को सक्रिय कर दूं, फिर भी आग मुझे घेर लेगी और उस समय मैं एक जीवित लक्ष्य बन जाऊंगा। मेरा शरीर आग में समा जाएगा, जो निश्चित रूप से सामान्य से अधिक राक्षसों पर हमला करेगा और यहां तक कि आग में नहाकर दौड़ने से मैं अधिक उग्र शेरों को भी आकर्षित कर सकता हूं। इस आग से बचने में कोई समस्या नहीं है, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं इससे अपेक्षाकृत सुरक्षित बाहर आ सकता हूं। समस्या यह है कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद जीवित रहना ही समस्या है। ये निश्चित रूप से अपने अग्निज्वार हमले के बाद मुझ पर शारीरिक हमला करेगा और यही मुख्य समस्या है। मुझे उस मौके का उपयोग तब करना होगा जब वो मुझ पर शारीरिक हमला करने आएगा। मैंने ये सब कुछ एक क्षण में सोच लिया और योजना बनाकर बिना देरी किए उसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया। मैं अपनी आस्तीन को अपने मुंह की ओर ले जाता हूं ताकि ट्रीट दिल के टुकड़ों को खा सकूं, साथ ही अपनी अग्नि क्षमता का उपयोग करके अपने आप को चांदी की आग में ढक लेता हूं। मेरे शरीर का हर इंच आग से ढक जाता है, पीछे कोई कोना नहीं छोड़ता। आग की लहर ने मुझे छुआ और मैंने उसी समय ट्रीट के टुकड़े खा लिए। मुझे नहीं पता कि मैंने कितने टुकड़े खाए, लेकिन यह निश्चित रूप से 5 से अधिक है। अगले ही पल मुझे एक ही समय में गर्मी और ठंड दोनों का एहसास होने लगा। उस ज्वलंत सिंह की शक्ति से गर्म जो मुझे निगल रही है और उस शैतान के हृदय से ठंडा जो मैंने अभी खाया है। दोनों संवेदनाएं शरीर में टकराती हैं, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि मुझे घेरने वाली आग मजबूत हो रही है और ट्रेंट के दिल की ठंडी सनसनी उनके द्वारा डूब गई है। मेरी चांदी की आग मेरे शरीर को ढक रही है, लेकिन अग्नि सिंह की आग इतनी शक्तिशाली और चिपचिपी है कि उसने मेरी चांदी की आग को धीरे धीरे जलाना भी शुरू कर दिया है। मुझे अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस होने लगी। अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो उग्र शेर की आग मेरी सारी आग को जला देगी और मेरे शरीर में कलाकृतियों की सुरक्षा पर काबू पाने के बाद मेरे शरीर में घुस जाएगी। मन की परवाह किए बिना मैंने उग्र शेर की आग से लड़ने के लिए अधिक से अधिक चांदी की आग छोड़नी शुरू कर दी। जो गर्मी मैं महसूस कर रहा था वह थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि उग्र शेर की आग मेरी चांदी की आग को ढक रही है। यह अच्छी बात है कि मेरे पास कवच और मुखौटे की पूरी शरीर सुरक्षा है और बहुत कम आग मुझे छू सकती है, लेकिन उनकी सुरक्षा के बिना उग्र शेर की आग मुझे और अधिक घेर लेगी। मुझे नहीं पता कि जब मैं उग्र शेर की शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं तो मेरे अंदर की ऐशलिन ने पूरे दिल से इसे महसूस करने की कोशिश की। जन्म के बाद ये पहली बार है जब उसने अपनी आंखों में उस आग को महसूस किया है जो कभी उसकी आंखों के सामने नहीं आती। माइकल और यहाँ तक कि एशलिन खुद भी नहीं जानते कि वह राक्षस कोर खाने से नफरत क्यों करती है। एक बार जब माइकल ने उसे उग्र शेर कोर खिलाने की कोशिश की तो उसे असली कारण समझ में आ गया। ऐसा लग रहा था कि काफी समय बीत चुका है, लेकिन जब से मुझे आग की लपटों का सामना करना पड़ा था तब से मुश्किल से 2 सेकंड ही बीते थे। मैंने अपनी दृष्टि साफ करने के लिए अपने मुखौटे के चारों ओर लगी आग को हटाने की कोशिश की। राक्षस किसी भी क्षण मुझ पर हमला कर सकता था। मैं अपने चारों ओर ज्वलंत सिंह की अग्नि को नियंत्रित करता हूं, उसे अपने कवच में और फिर अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने देता, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वह मेरी रजत अग्नि को जलाकर स्वयं ही भस्म हो जाए। मुझे मैना के बारे में कोई चिंता नहीं है क्योंकि मैंने पहले 5 से अधिक टुकड़े खाए थे। मेरा शरीर मैना से भर गया है, जैसे ही मैं इसे खाऊंगा ये फिर से भर जाएगा। दहाड़, बेवकूफ, मैंने मन ही मन कहा कि अगर यह जोर से नहीं दहाड़ता तो मुझे इसे खोजने में थोड़ा और समय लगता और एक मौका भी मिल जाता। यह मेरी अस्पष्ट दृष्टि के कारण बच जाता, लेकिन अब उस बेवकूफ ने अपना स्थान बता दिया जबकि वह तेजी से मेरी ओर आ रहा था। लेकिन अगर मैंने पहले से ही हमले की तैयारी कर ली होती तो। फायर स्ट्राइक, मैंने चिल्लाया और हमला बोल दिया। उसे बचने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि फायरबोल्ट ने उसके कौशल को भेद दिया था। चाहे वह किसी भी श्रेणी का राक्षस हो, जब तक वह मेरे समान स्तर का है वह 99% मृत है, बशर्ते मैं सही हवा में रहूं। वहां कुछ विसंगतियां हैं जैसे कि नीला बंदर, लेकिन ये चरम और मध्य स्तर था जो मेरे फायरबोल्ट को चकमा देता था, प्रारंभिक स्तर नहीं। देखा, मैंने दर्द में एक तेज सांस ली और अपना सारा ध्यान उस हमले पर केंद्रित कर दिया, जो भूल गया कि उस उग्र शेर की शक्ति अभी भी मुझे ढंक रही थी। अब उसका थोड़ा सा हिस्सा मेरे कवच की दरार से फिसल रहा था। इससे मुझे ज्यादा चोट नहीं पहुंची क्योंकि ट्रेंट के हृदय की शीतलता शक्ति अभी भी मेरे शरीर में भ्रमण कर रही है। मैंने उसे नियंत्रित करने के लिए हाथ पांव मारे और अपनी तीखी आग से उसे और भड़काना शुरू कर दिया। यदि कोई मुझे बाहर से देखे तो उसे मैं एक जीवित मशाल नजर आऊंगा जिसके शरीर पर चांदी और पीली आग छाई हुई है।
जो लोग गहरी नज़र रखते हैं वे निश्चित रूप से बता सकते हैं कि मैं एक जीवित मशाल होने के बावजूद किसी खतरे में नहीं हूं। मुझे कहना होगा कि अग्नि सिंह की आग सबसे घातक आग में से एक है जिसे मैंने कभी अनुभव किया है। न केवल ये घनी है बल्कि इसमें एक चिपचिपापन है जिसे हटाना बहुत कठिन है। मैं कुछ सेकंड से इसे तेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ था। पूरी आग को भस्म करने में मुझे 1 मिनट और लगेगा। मुझे बस उम्मीद है कि मैं छिपकर हमला नहीं करूंगा। मैं आग बुझाने से बस कुछ ही सेकंड दूर था जब मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे मुझे बेहद खुशी हुई। मैं ऊपर उठ रहा हूँ। मैं ऊपर उठ रहा हूँ। इस अनुभूति को देखकर मुझे पता चल रहा है कि मैं ऊपर उठ रहा हूँ। यह कोई गलती नहीं थी। मेरे शरीर में इतनी अधिक शक्ति होने के कारण स्तर ऊपर आने में 5 मिनट से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। धमाका! अचानक मुझे जीवन के लिए खतरा महसूस हुआ, लेकिन इससे पहले कि मैं समझ पाता कि कौन सा राक्षस मुझ पर हमला करने वाला है, मैं तोप के गोले की तरह दूर जा गिरा। मुझे इस तरह के गुप्त हमले से आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने कई लोगों को इससे पीड़ित देखा है। मुझे बस उम्मीद थी कि मुझे ये हमला स्तर ऊपर होने के बाद मिला हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण। अगले ही पल मैं किसी चीज से टकराया और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं लुढ़क रहा हूं और किसी नर्म चीज में उलझ रहा हूं। मुझे आशा है कि ये खतरनाक राक्षस नहीं है, अन्यथा मुझे स्तर बढ़ाते समय अधिक चोटें सहनी पड़ेंगी। मैंने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, लेकिन मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा और जब कुछ सेकंड बाद मेरी आंखें खुलीं, तो मुझे लगा कि मुझे कोई दौरा क्यों नहीं पड़ा। मैं उस विशालकाय राक्षस से टकराया और उसके सुनहरे पीले रंग के फर को देखकर लगा कि शायद वह एक उग्र शेर है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसके मोटे फर में उलझ गया हूं। मैंने हिलने की कोशिश की लेकिन मैं अपनी गहरी चोटों के कारण हिल नहीं सका। मुझे पेड़ के दिल के टुकड़े खाए हुए 4 मिनट से अधिक समय नहीं हुआ था। उनकी बहुत सी द्रुतशीतन शक्ति मेरे शरीर के अंदर भ्रमण कर रही है, जो उसे स्वस्थ कर रही है तथा मेरे स्तर को ऊपर उठाने के लिए मन प्रदान कर रही है। मैं बिना हिले डुले उलझा रहा, अपने शरीर को ठीक होने दिया और स्तर ऊपर आने दिया और उसके बाद मैं उस कमीने को मारने जा रहा हूं जिसने मुझ पर हमला किया था। जैसे ही मैंने अपने शरीर को महसूस करना शुरू किया, मुझे थोड़ी गर्मी महसूस हुई, लेकिन पाया कि अभी भी थोड़ी आग बाकी है। वह उग्र शेर जो अभी तक मुझे नहीं खा पाया था, अब धीरे धीरे मेरे शरीर को जला रहा है। मैं इसकी देखभाल करने के मूड में नहीं हूं। यह मुझे केवल थोड़ी सी ही चोट पहुंचा पाएगा क्योंकि मेरे द्वारा इसे तेज किया गया लगभग सारा हिस्सा, इससे मुझे जो चोटें लग रही हैं, वे मेरे सच्चे हृदय की शक्ति से ठीक हो जाएंगी। 2 मिनट के बाद मुझे अपने अंगों पर थोड़ा नियंत्रण प्राप्त हुआ और मैंने अपनी सफलता और स्तर को बढ़ाने के लिए ट्रीट हॉट के 2 और टुकड़े खाए। आग से मिली जलन की तुलना में हृदय की शीतलता ने मुझे कुछ राहत दी। 2 मिनट और बीत गए और मेरी अधिकांश चोटें ठीक हो गईं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 मिनट में मैं विशेषज्ञ ग्रेड के मध्य स्तर पर पहुंच जाऊंगा। मैं अपनी नसों में दौड़ रहे तीव्र मनोबल को महसूस कर सकता हूं और जब मैं पूरी तरह से मध्य स्तरीय विशेषज्ञ ग्रेड रिवाल्वर बन जाऊंगा तो मेरा मनोबल फिर से बढ़ जाएगा। मैं अपने सभी कौशल का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि मैं अपने फायर स्ट्राइक के साथ कितने फायर बोल्ट जारी कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि यह संख्या 5 हो, लेकिन मैं जानता हूं कि यह लगभग असंभव है। यदि मैं अपनी फायर की गुणवत्ता को देखते हुए 3 बोल्ट छोड़ने में सक्षम हो पाया तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। यदि मेरे पास फायरी लान की आग होती तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं विशेषज्ञ ग्रेड के मध्य स्तर पर 10 से अधिक बोल्ट की आग छोड़ने में सक्षम हो सकता था। दहाड़! मैंने अपने पास ही तेज दहाड़ सुनी। जब मैंने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया तो मैंने देखा कि एक उग्र शेर कुछ ढूंढते हुए इधर उधर सूंघ रहा था। तो इस कमीने ने संभवतः मुझ पर छिपकर हमला किया है और अब मेरा पता लगाने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे समझ में आया कि वह मुझ पर, जो कि बी श्रेणी का सर्वोच्च स्तर का विशेषज्ञ राक्षस है, छिपकर हमला करने में सक्षम कैसे हुआ। इसकी शक्ति युद्ध के मैदान में इसके समान स्तर के राक्षस से भी अधिक है। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं उस विशालकाय अग्नि सिंह से टकराया जो मरा हुआ था और उसके बालों में बुरी तरह उलझा हुआ था, अन्यथा मैं आसानी से पकड़ा जा सकता था। आखिरकार मैंने मन ही मन कहा, स्तर ऊपर करना पूरा हो गया है और मैं अपनी नसों में मध्य स्तर के विशेषज्ञ ग्रेड के उग्र मान को महसूस कर सकता हूं। मैं बस कूदकर उस कमीने को मार डालना चाहता हूं जो अभी भी मेरा सुराग ढूंढ रहा है। अगर मैं इस आंदोलन के बारे में बात करता तो ये तुरंत होता और यह ठीक होता अगर मैं इस गंदगी में गहराई से नहीं फंसता। मैं उसके बालों से बाधित हुए बिना केवल एक छोटी सी हरकत ही कर सकता हूं।
मेरे हाथ में अभी भी तलवार है, यद्यपि वह निष्क्रिय है, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि मैंने अपनी तलवार को सक्रिय कर लिया है और उसके आकार को छोटे चाकू के बराबर नियंत्रित कर लिया है। मैंने कभी भी अपनी तलवार के आकार में खुलेआम छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि अगर इसे नाइट ग्रेड कलाकृति के रूप में पहचान लिया गया तो इससे मुझे बहुत परेशानी होगी। पहला ज्वार। मैंने पहले ज्वार की शक्ति को सक्रिय किया और चुपचाप उस उग्र शेर के बाल काटने लगा जो मुझे उलझाने वाला था। मेरी नियमित शक्ति बिना किसी उपद्रव के बाल काटने के लिए पर्याप्त नहीं है और सक्रियण पहली ज्वार न्यूनतम उतार चढ़ाव पैदा करती है। मेरे हाथ में पकड़ा चाकू मेरे बालों को ऐसे काटने लगा जैसे वह मक्खन हो और प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ मेरा शरीर और अधिक मुक्त होता जा रहा था। मेरे स्तर ऊपर होने से 9 रेजिंग स्ट्राइक की शक्ति में वृद्धि हुई। 9 उग्र हमलों की शक्ति मेरे शारीरिक कौशल पर निर्भर करती है और प्रत्येक ज्वार इसे 1 गुना कर देगा, इसलिए अब जब मेरी शारीरिक शक्ति मेरे स्तर से बढ़ गई है तो ये स्पष्ट है कि 9 उग्र हमलों की शक्ति भी बढ़ जाएगी। जल्द ही मैंने अपने शरीर में उलझे हुए सारे बाल काट डाले, लेकिन फिर भी मैं छिपकर हमला करने के लिए सही मौके की तलाश में रहा। मुझे इस राक्षस की दृढ़ता के लिए उसकी सराहना करनी होगी। इसे मुझ पर हमला किए हुए 10 मिनट से अधिक समय हो गया है, लेकिन यह अभी भी मुझे खोज रहा है। यदि अन्य राक्षस इसकी जगह होते तो कुछ मिनटों के बाद निश्चित रूप से उनकी रुचि खत्म हो जाती। अचानक वह राक्षस के शरीर पर कूद पड़ा और भयंकर सूंघने लगा। मैंने कोई अचानक हरकत नहीं की क्योंकि मैं हमले के लिए तैयार होकर अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। जब तक यह मुझे थोड़ा सा मौका देगा मैं इस दूरी से हमला करूंगा। मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह इसे चकमा दे पाएगा। दहाड़। मैं उस पर हमला करने ही वाला था कि मैंने एक गगनभेदी शेर की दहाड़ सुनी और एक बड़े उग्र शेर को उस विशालकाय शरीर की ओर आते देखा। यह मेरे सामने वाले शेर से भी बड़ा था। ये निश्चित रूप से कॉर्पोरल स्तर का है, मैंने सोचा और इसकी पुष्टि उस आभा से की जो इसे दूर से बाहर निकाल रही थी। उस जोरदार दहाड़ को सुनकर मेरे सामने खड़े राक्षस का रवैया बदल गया। वह 1 सेकंड में क्रूर से नम्र हो गया और मैं देख सकता हूं कि वह दहाड़ मेरे सामने खड़े मंत्री की ओर नहीं थी। अग्नि सिंह ने जब कॉर्पोरल स्तर को विशालकाय शरीर की ओर आते देखा तो उसने अपनी दुम को पैरों के बीच दबाया और बिना कोई क्षण गंवाए भाग गया। मुझे इसे कोसने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैंने देखा कि कॉर्पोरल स्तर का उग्र सिंह इसकी ओर आ रहा था तथा जो कुछ भी इसकी ओर आ रहा था उस पर वह बेतहाशा हमला कर रहा था, चाहे वह मानव हो या राक्षस। उसे अपनी ओर आते देख मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह भारी कदमों से शरीर के पास आया और पास में लड़ रहे मानव और राक्षस पर बिना किसी भेदभाव के आग की लपटों के साथ हमला कर दिया। शरीर के पास आकर उसने अपने पास लड़ रहे कई राक्षसों और मनुष्यों पर हमला कर दिया और उससे दूर जाने लगा। ये देखकर मैंने राहत की सांस ली। अचानक वह रुका और हिला। उसने सीधे मेरी ओर देखा जहां मैं छिपा हुआ था। मैं जानता हूं कि मैं पकड़ा गया हूं। वह जानता है कि मैं उससे यहां छिपा रहा हूं। वह भयंकर रूप से मुस्कुराया और मुझ पर आग बरसाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। मैं बर्बाद हो गया। अगर उस आग ने मुझे छू लिया तो मैं निश्चित रूप से जिंदा जल जाऊंगा। मुझे उस आग से बचने का कोई भरोसा नहीं है। भाड़ में जाए, मैंने मन ही मन कहा, या तो करो या मरो। मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से बिना किसी लड़ाई के स्वर्ग नहीं जाऊंगा। मुझे शीर्ष विशेषज्ञ स्तर के राक्षस का सामना करते समय जीवित रहने की उम्मीद है, लेकिन कॉर्पोरल स्तर के उग्रसिंह के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि मेरा चांदी का बोल्ट उसे मार पाएगा, भले ही वह सीधे उसके मंदिर पर लगा हो। मेरी एकमात्र आशा यह है कि कोई सुपर एलिट मुझे हमला करने से पहले बचा ले, लेकिन आशा के बावजूद मुझे पता है कि सुपर एलिट द्वारा बचाए जाने की संभावना 0 के करीब है। मैं केवल अपनी पूरी कोशिश कर सकता था और मरने से पहले उसे थोड़ा घायल कर सकता था। मेरे पास हमला करने के लिए 1 सेकंड से भी कम समय है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आग उगलने में उसे 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा। fevbinoworld.com। फायर स्ट्राइक। अचानक मैंने हमला रोक दिया। चांदी का बोल्ट मेरी तलवार से उसके सिर की ओर निकल गया। बोल्ट को अपनी ओर आते देख उसने अपना सिर हिलाकर उसे चकमा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी एकाग्रता भंग हो गई और जिस हमले की वह तैयारी कर रहा था वह विफल हो गया। दहाड़। यह देखकर कि उस छोटे से प्राणी के कारण उसकी एकाग्रता भंग हो गई है, वह जोर से दहाड़ा। वह तेज गति से मेरी ओर आने के लिए पागल हो गया। मैं उसके तीखे पंजे देख सकता था जो बिना अधिक प्रयास के आसानी से मेरे कवच को फाड़ सकते थे। मैं अचानक अपने आप में आया और महसूस किया कि मेरी कमीज में अभी भी शक्ति बची हुई है और उस समय हमारे बीच की आग की दूरी पहले ही खत्म हो चुकी थी। फायर स्ट्राइक। मैंने आग का एक चांदी का बोल्ट छोड़ा।
यह इतनी तेजी से गया कि राक्षस को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला, लेकिन फिर भी वह चकमा दे गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि चांदी का बोल्ट उसके गाल को छू गया। दहाड़! ये देखकर कि मेरा हमला उस पर छू गया है, उसने पागलों की तरह आवाज लगाई, उसने अपनी गति बढ़ा दी और केवल 2 मीटर दूर रह गया। यह महसूस करते हुए कि मेरी तलवार में अभी भी शक्ति है, मैं अपना अंतिम हमला करता हूँ, इस उम्मीद में कि उसके पंजों से मरने से पहले मैं उसे थोड़ा घायल कर दूं। आग का प्रहार, मैंने कहा, और जब राक्षस मुझसे थोड़ी दूर था तो चांदी का बोल्ट मेरी तलवार में जा लगा। समय पहले से भी अधिक धीमी गति से घूम चुका था और मैं देख सकता था कि सिल्वर बोल्ट बहुत धीरे धीरे राक्षस की ओर बढ़ रहा था, जबकि वह चकमा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गति बहुत तेज थी और वह अपना सिर थोड़ा भी हिला पाता उससे पहले ही वह उसके सिर के पास पहुंच गया। मैंने इसकी उम्मीद की थी, इतनी नज़दीकी दूरी पर मेरे सिल्वर बोल्ट को चकमा देना लगभग असंभव है, भले ही वह कॉर्पोरल स्तर का राक्षस हो। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि मरने से पहले वह घायल हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी चांदी की बोल्ट उसके सिर की ओर बढ़ी, अधिक सटीक रूप से उसकी ओर। राक्षस अपनी पलक बंद करना चाहता था, लेकिन ये बहुत धीमा था और बोल्ट उसकी आंखों में प्रवेश कर गया। बम! अचानक मुझे लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है और अगले ही पल मैंने अपनी आंखों के सामने राक्षस को देखा, जो बम के साथ मुझसे टकराया, जिससे मैं एक पल के लिए विस्मृति में चला गया।